वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगचियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं, तो हो जाओ यार। चलिए आज के थर्सडे स्पेशल वन शॉट एफएफ को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो अच्छा लगा तो अपने सारे वंश लवर्स के साथ में शेयर भी कर देना। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चलो तो फाइनली मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से हो चुकी है, कुछ ना करो तो लाइक ज़रूर कर देना। चलो आज के इस एफएफ को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं एक लड़का जो कि सफ़ेद रंग के कपड़ों में है। उसने वाइट कलर का एक शर्ट पहना हुआ है और एक ग्रे कलर का एक ट्राउज़र पहना हुआ है। काफ़ी हैंडसम दिख रहा है वो, और काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी है। वो लड़का रोड पर चलते हुए जा रहा है और कहीं कहीं तो वो जाने की ऐसे है कि जल्दबाजी में है, इसलिए वो चलते चलते दौड़ने लगता है। एक जगह आकर के जब वो ठहर जाता है और वो देखता है कि पानी आ रहा है, तो वो एक बस स्टॉप पे जा कर के रुक जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक लड़का जो वहीं बैठ कर के रो रहा है। जब ये जो लड़का है जो भागते हुए आया था, जब वो उस दूसरे लड़के को देखता है जो कि रो रहा था, तो वो शॉक में हो जाता है, क्योंकि ये लड़का वो है जिससे लीस्टली उम्मीद कर सकता था ये लड़का कि ये कभी रो भी सकता है। ये लड़का आया है भागते हुए, इसका नाम है विंग। विंग जब ये देखता है कि वो लड़का रो रहा है, तो इतने शॉक में था कि वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद विंग उससे पूछता है, अब वांग जी तुम रो क्यों रहे हो? वांग जी उसकी तरफ देखता है, बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, तुमसे कोई मतलब, अपने काम से कम रखो। ऐसा बोलकर वांग जी वहाँ से उठता है, अपने आंसू भरी आंखों को वहीं से ले जाता है और वो पानी के बीच में जाके खड़ा हो जाता है। मतलब रोड के बीच में जाके वो खड़ा हो जाता है। वहाँ जा कर के लंजा बस रोए जा रहा था। विंग महसूस कर पा रहा है कि लंजा को कुछ तो हुआ है, वांग जी रो क्यों रहा है, विंग को नहीं एहसास है। और वांग जी के बारे में जितना विंग जानता है, वांग जी कभी किसी के लिए नहीं रोता है। एक बुली है वो, और हमेशा विंग से नफरत करते हुए आया है। विंग फिर भी सबकी सबकी केयर करता है, और इसलिए उसे वांग जी की भी चिंता हो रही थी। विंग देखता है कि वांग जी अपने घुटनों के बल बैठ गया है, और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया है कि आसपास जाने वाली कार भी रुक चुकी हैं। विंग उसके पास जाता है और बोलता है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? देख नहीं रहे कितनी कार रुकी हुई है? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो तुम मर जाओगे। वांग जी बोलता है, तुमसे मतलब, मैं यहाँ मरने के लिए ही बैठा हूँ, हटो यहाँ से। ऐसा बोलकर वांग जी विंग को धक्का दे देता है। विंग रोड पर गिर जाता है और उसके हाथ में चोट भी आ जाती है। उसके हाथ से हथेली से खून भी निकलने लगता है। विंग बोलता है, तुम सच में बहुत बुरे इंसान हो, तुमने फिर मुझे चोट पहुँचाई है, आज फिर मुझे चोट लगी तुम्हारी वजह से, तुम बहुत घटिया इंसान हो। ऐसा बोलकर विंग जो वहीं साइड में जाकर के बैठ जाता है। उसे खुद भी रोना आ रहा था। वो क्यों इस इंसान की चिंता करता है? उसे इस इंसान से दूर ही रहना चाहिए, ये इंसान बहुत बुरा है। लंजा काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहता है, और एक टाइम बाद विंग देखता है कि लंजा वहीं बेहोश हो गया है। उससे ना भी ये देखा नहीं जाता है, क्योंकि कुछ भी हो, विंग इस इंसान को मरने तो नहीं दे सकता। विंग को हालांकि ये इंसान उतना पसंद भी नहीं है, लेकिन नापसंद भी तो नहीं है। विंग उस इंसान के पास आता है, वांग जी के पास, और उसे उठने में हेल्प करता है, कुछ लोगों को बुलाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जा कर के उसे एडमिट किया जाता है और बताया जाता है कि वांग जी को तेज़ बुखार है, और लगता है उसने 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है सही से। वो ऐसे ही शायद भटक रहा था, ना तो ठीक से सोया है, ना ठीक से खाया है, और उसे बुखार भी तेज़ है। विंग जब ये सुनता है ना, तो उसे हैरानी होती है कि आखिर इस जैसे इंसान को क्या टेंशन हो सकती है। ये हमेशा अपने रूटीन का पक्का है, टाइम पे ऑफिस जाना, टाइम पे घर आना, टाइम पे अपना लंच ब्रेकफास्ट डिनर करना, टाइम पे अपनी कॉफ़ी लेना, हर एक चीज़ टाइम पर प्रॉपरली होती है इस इंसान की। इसे तो विंग मिस्टर परफेक्ट बुलाता था। इस इंसान को क्या हुआ? आखिर 2 दिन से इतना ज़्यादा ऐसा क्या हो गया कि 2 दिन से ऐसा घूम रहा है? विंग थोड़ा सा शॉक में था, लेकिन विंग जो वहाँ रुका रहता है, क्योंकि वो इस इंसान को छोड़कर तो नहीं जा सकता। वैसे भी ये इंसान उसकी एक तरीके से जिम्मेदारी है, तो विंग उस इंसान का ख्याल रखता है, वांग जी का ख्याल रखता है, और डॉक्टर को पेमेंट वगैरह करता है वांग जी की कार्ड से। और वांग जी का जो पासवर्ड है उसे पहले से ही पता था, वो उस कोड को यूज़ करता है, वांग जी की सारी पेमेंट निपटाता है और वांग जी को हॉस्पिटल में छोड़ करके निकल जाता है। विंग को जल्द से जल्द घर पहुँचना है। सच में वो यहाँ और नहीं रुक सकता। वांग जी अपनी जगह पर ठीक है, अब वांग जी ठीक है, विंग ये जानता है, तो वो थोड़ा रिलैक्स है, और अभी विंग को बस घर पहुँचना है। विंग टैक्सी लेता है और घर जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वांग जी के घर के सामने कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ आए हुए हैं। विंग को गार्ड देखता है और वो कुछ नहीं कहता है। विंग उस गार्ड को देखता है। ये गार्ड पहले तो उसे अंदर ही नहीं जाने देता था बिना विजिटिंग कार्ड के, अब कैसे जाने दे रहा है?
खैर विंग जो बिना किसी हेजिटेशन के अंदर जाता है क्योंकि उसे कुछ बताना है, बहुत इम्पोर्टेंट कुछ उसके पास है बताने के लिए। विंग जब घर के अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि सब लोग सफ़ेद कपड़ों में मौजूद हैं, सब लोग, और सबके फोरहेड पे ना एक रिबन बंधा हुआ है जो ये सिम्बलाइज करता है कि वो लोग शोक मना रहे हैं। पर विंग हैरान था, उसकी फैमिली में कौन मर गया है? क्या क्या उसकी मॉम या उसके डैड? क्या हुआ है? विंग जल्दी से भागते हुए अंदर जाता है और वो देखता है कि उस लिविंग एरिया में बड़ा सा फोटोग्राफ रखा हुआ है और उस फोटो के सामने काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं, काफ़ी लोग वहीं बैठे हुए हैं और विंग देख पा रहा है कि उसकी मॉम पूरी तरीके से रो रही हैं। लेकिन विंग का ध्यान तो उस फोटो पर है जो कि खुद उसकी फ़ोटो है जिस पर हार चढ़ा हुआ है। विंग अपने मन में बोलता है, मैं कब मरा, मैं तो यहाँ जिंदा खड़ा हूँ। विंग उस फोटो के पास जाता है, बोलता है, आप लोग क्यों रो रहे हो और ये मेरी फोटो पर हार क्यों चढ़ाया है? मैं जिंदा हूँ, आप लोगों ने मुझे जीते ही मार दिया। मॉम, आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपने मुझे जिंदा रहते ही मार दिया। कांग से सरन जो विंग की तरफ देख रही थी वो विंग की तरफ देखती हैं एक पल, लेकिन फिर वो जोर जोर से रोने लगती हैं और वी चांग से जो उसे संभाल रहा था उसने कहा, कांग से रो मत, तुम चुप हो जाओ, तुम्हारे अलावा मेरे लिए कोई नहीं बचा है, मत रो। गार्ड्स 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 अंदर आते हैं, इस लड़के को ले जाओ, फेंक दो बाहर। कैसी कैसी बकवास कर रहा है मेरे बेटी के फ्यूनरल में आकर के, और क्या क्या बोल रहा है। विंग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, अरे मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, आप लोग मानते क्यों नहीं? डैड, मुझे आपको बहुत ज़रूरी कुछ बताना है, आप मेरी बात तो सुनो, मुझे बहुत ज़रूरी कुछ बताना है, इस घर में बहुत सारी साजिश हो रही हैं। डैड, मॉम, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। पर कोई उसकी बात नहीं सुनता है और विंग को उस लान मैंशन से बाहर फेंक दिया जाता है। विंग बाहर पड़ा हुआ था। विंग देखता है कि उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। विंग पहले से ही तो बारिश में भीग गया था और उसे सर्दी भी थोड़ी सी हो गई थी इस वजह से। विंग वहीं खड़ा होता है, बोलता है, इन लोगों को हुआ क्या है? विंग जो फिर वहीं पास में रखी एक कार में गलती से अपना चेहरा देख लेता है और चेहरा देखते ही विंग इतना ज़्यादा शॉक में था ना कि वो गिर गया था। उसने कहा, ये क्या है? विंग फिर खड़ा होता है और विंडो के पास, वो मिरर के पास जाके अपने फेस को ना टच करता है उस मिरर के अंदर, फिर अपने फेस को टच करता है और विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, खुद से कहता है, ये कैसे हो सकता है? मेरा चेहरा, मेरा ब्यूटीफुल फेस, ये किसका फेस है? ये मैं तो नहीं हूँ, ये कौन है? विंग अपने आप में ही सवाल किए जा रहा था, लेकिन एक भी सवाल का विंग के पास जवाब नहीं है, इसीलिए शायद उसके मॉम एंड डैड ने उसे नहीं पहचाना। विंग फिर गार्ड से कहता है, सर जगह वो बाहर आए, मुझे उनसे बात करनी है, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं उनका बेटा विवोशियान हूँ, बुलाओ उन्हें। पर गार्ड उसकी तरफ देखता है सस्पिशियसली और दूसरे गार्ड को कहता है, इसे पागल खाने छोड़ाते हैं, ये हमारे यंग मास्टर के मरने पर कैसे कैसे नाटक कर रहा है। तब वो दूसरा गार्ड कहता है, लगता तो यही है, शायद ये हमारे यंग मास्टर का कोई बहुत अच्छा दोस्त था, उनकी मौत इससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। जब वो दूसरा गार्ड कहता है, वैसे भी हमारे यंग मास्टर बहुत अच्छे इंसान थे। दूसरा गार्ड कहता है, सही कहा, थे तो बहुत अच्छे इंसान, उन्होंने कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, कभी किसी से गलत तरीके से बात नहीं की, उन पर कितना अत्याचार होता था यहाँ, फिर भी देखो कभी किसी के सामने मुंह नहीं खोला और अपने मॉम डैड को कभी कुछ नहीं बताया। दूसरा गार्ड कहता है, सही कहा, सही कहा। विंग तो हैरान था, ये गार्ड उसके बारे में इतनी अच्छी बातें कर सकते हैं। विंग सच में हैरान है क्योंकि ये गार्ड्स उसे हमेशा रोका टोका करते थे, उसे हमेशा सुनाया करते थे। विंग की गार्ड्स तक इज्जत नहीं करते थे, वही गार्ड विंग के बारे में इतना अच्छा बोल रहे हैं उसके मरने के बाद। विंग तो हैरान है। खैर विंग जो अपने आप को संभालता है और वहाँ से उठता है और चला जाता है, ऑटो करता है और कहीं के लिए निकल जाता है। वो उस जगह पर पहुँचता है जिस जगह पर जाकर वो देख रहा था कि ये जगह ना काफ़ी ऐसा है कि गरीबों वाली है, यहाँ पर बहुत गरीब लोग रहते हैं। विंग एक कमरे के पास आता है, एक अपार्टमेंट के पास जो कि बहुत छोटा सा था, जिसके बाहर बहुत सारे ऐसा था कि सामान रखा हुआ है, बॉक्सेस रखे हुए हैं। विंग उसके बाहर जा कर के उसकी डोरबेल को बार बार रिंग करता है। कुछ टाइम बाद एक व्यक्ति आकर दरवाज़ा खोलता है। वो व्यक्ति हाफ नेकेड था, ऐसा लगता है कि वो बात ले रहा था क्योंकि उसने बस एक टॉवल लपेटी हुई अपने वेस्ट के अराउंड। विंग उस इंसान को देखता है, बोलता है, हटो सामने से, और वो अंदर चला जाता है। दूसरा इंसान विंग को देखता रह जाता है कि ये क्या कर रहा है। वो इंसान विंग के पास आता बोलता है, हेलो मिस्टर, कहाँ जा रहे हो? पता भी है किसका घर है? तभी विंग बोलता है, पता है किसका घर है। हाँ, वैसे मैं बहुत थक गया हूँ, एक गिलास पानी मिलेगा?
वो इंसान बोलता है क्या पानी, किसका पानी, तो है कौन, मेरे घर में कहाँ से गुजर चला जाए, चल बाहर निकल निकल। अगर नहीं निकला तो देख लेना, मैं आस पड़ोस वालों को बुला लूंगा और तुझे यहाँ से धक्के मार के निकलवाऊंगा। अच्छा यही होगा तू खुद से निकल जाए। वो इंसान विंग का हाथ पकड़ता है, उसे खींच कर बाहर निकालने लगता है। विंग अपने हाथ को छुड़ाता है, बोलता है बस कर यार, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, तू और मुझे परेशान मत कर। सामने वाला इंसान कहता है हेलो मिस्टर, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ये मेरा घर है, तुम मेरे घर में आकर के मुझ पर ऑर्डर चला रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। विंग उसी के सोफे पर बैठ के हुए बोलता है ईजुन मेरी बात सुन यार, मैं विंग हूँ। ईजुन हंसते हुए बोलता है बहुत अच्छा मजाक है, ये पूरा कॉलोनी जानता है कि मैं विंग का कितना अच्छा दोस्त हूँ और तू इसलिए झूठ बोल रहा है। हाँ, और तुझे लगता है कि मैं तेरी बातों पर यकीन कर लूँगा कि तू विंग है, मेरा दोस्त विंग। बस बहुत हुआ तेरा, यहाँ से निकल अब। विंग बोलता है तू अभी तक वर्जिन है, तूने किसी के साथ में नाइट नहीं स्पेंड की है और इसके अलावा तू नाइट स्पेंड कर भी नहीं सकता क्योंकि तू तो किसी काम का ही नहीं है, तेरा वो एरिया तो काम ही नहीं करता। ईजुन इतना हैरान था, उसने कहा क्या बात कर रहा है, क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। विंग बोलता है और दूसरी बात, और तू ऐसा इसलिए गर्लफ्रेंड इसलिए बनाता है क्योंकि सब लोग तेरे ऊपर शक ना करे कि तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तेरे अंदर दम ही नहीं है। और मैं तेरे साथ रात भी गुजार चुका हूँ, मेरा मतलब विंग तेरे साथ रात गुजार चुका है, पर तू विंग के साथ भी कुछ नहीं कर पाया। इवन तूने एक बार विंग के साथ उसे किस करने की कोशिश की थी पर तुझे कोई फीलिंग ही नहीं आई थी। ईजुन बहुत ज़्यादा शॉक में था क्योंकि ये सारी बातें विंग और उसके बीच की हैं, ये किसी को नहीं पता है। ईजुन उसके पास आता हुआ बोलता है विंग कहाँ है। विंग बोलता है मैं ही विंग हूँ, पता नहीं कैसे पर मेरा फेस बदल गया है। कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरा फेस पता नहीं कैसे हो गया। आज सुबह सुबह मैं हॉस्पिटल में जागा था और अपने घर जा रहा था, मुझे लगा था कि आज तो सच में मुझे पता नहीं कितनी डांट पड़ेगी, हो सकता है लोग मुझे मारे भी क्योंकि मैं घर पर नहीं था। हो सकता था मेरा हस्बैंड मुझ पर शक भी करने लगता, पर जब मैं पहुंचा ना तो बहुत डिफरेंट चीज़ें थी। ईजुन जो बोलता है क्या बकवास कर रहा है, मैंने तो देखा था तू मर गया था, मैं तेरे फ्यूनरल में गया था, मैंने तेरी डेड बॉडी देखी थी वहाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कैसे हुआ। विंग भी हैरान होते हुए बोलता है मेरी डेड बॉडी देखी थी, शायद इसलिए ही मुझे लगता है मेरी सोल ने ना किसी और की बॉडी को पोजेस कर लिया है, मैं शायद मर गया था। विंग अपने सर पर हाथ रख लेता है। ईजुन विंग की तरफ देखता हुआ बोलता है यकीन करना बहुत मुश्किल है विंग, तू ऐसा कैसे हो गया। विंग बोलता है सच में यकीन करना बहुत मुश्किल है। हाँ खैर क्या ही बात है, मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि अब मुझे कोई पहचान नहीं सकता और मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकता हूँ। मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद कर दिया था, ऐसे लोगों के बीच रहकर जो कि मुझसे प्यार ही नहीं करते थे, सब लोग मुझसे नफरत करते थे। उस घर में जहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं थी, मेरा हस्बैंड तक मुझसे प्यार नहीं करता था, मैं क्यों उस जगह पर था। हाँ मैंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, लेकिन अब गॉड ने मुझे दूसरा चांस दिया है और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस रीबर्थ का फ़ायदा क्यों ना उठाऊँ, क्यों ना मैं अच्छे अच्छे लोगों के साथ में डेट करूँ, अच्छा टाइम स्पेंड करूँ, काफ़ी सारा पैसा कमाऊँ और बहुत लग्जरी वाली एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ। ईजुन बोलता है सही है विंग, मैं खुश हूँ तू जिंदा है। ऐसा बोलकर ईजुन विंग को हक कर लेता है। ईजुन रोने लगा था, विंग उसके आंसू पोंछता और कहता है चिल यार, मैं जिंदा हूँ और यही काफ़ी है, वैसे भी अब मुझे कम से कम उन दिखावटी लोगों के बीच नहीं रहना पड़ेगा। पर हाँ मेरी मॉम यार वो बहुत सैड थी, मेरे डैड भी बहुत दुखी थे, बस उनके लिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। ईजुन कहता है कोई दुखी वुखी नहीं है, सब नाटक कर रहे हैं, तेरे मॉम एंड डैड भी कितने घटिया इंसान है, मैं देख चुका हूँ। तेरे फ्यूनरल के दिन वो लोग बिजनेस की बातें कर रहे थे, मैं तो इतना हैरान था, मेरा मन भी नहीं था कि तेरी डेड बॉडी को तो वहाँ छोड़ रहा हूँ, पर देख कितना कुछ हुआ। मेरा मन कर रहा था सबको गोली से मार दूँ। एक इंसान जो मुझे उस टाइम पे सैड दिखा वो था तेरा हस्बैंड, बस वही तेरे डेड बॉडी के पास बैठा तेरे हाथ को एकदम पकड़ के ऐसे ईजुन ना विंग के हाथ को एकदम पोलाइटली होल्ड कर लेता है और उसके हाथ पर किस करता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग ने कहा ये क्या कर रहा है। ईजुन बोलता है तेरा हस्बैंड वो ऐसी हरकतें कर रहा था और मैं हैरान था, उसने कभी तुझसे सीधे मुंह बात नहीं की होगी, और सीधे मुंह क्या उसने तुझसे बात ही कभी नहीं की होगी, फिर भी देख ऐसा दिखा रहा था जैसे वो तुझसे बहुत प्यार करता था। विंग जो कहता है मुझे भी कुछ अजीब लगा,
वो अपना डेली रूटीन किसी के लिए नहीं बिगाड़ता। उसकी मॉम की डेथ हुई थी ना, तब भी मैंने देखा था वो सुबह उठकर नॉर्मली नहाता है, धोता है और अपने ऑफिस चला गया था। सब कुछ डेली रूटीन के हिसाब से किया था। और फ्यूनरल में ना अपनी मीटिंग को पोस्टपोन करके आया था वो, अपनी मॉम की फ्यूनरल में। कैन यू बिलीव? और देख, आज मैंने पता है क्या देखा? ईजन बोलता है क्या देखा? विंग बताता है, जब मैं हॉस्पिटल से उठ करके जा रहा था और मुझे लगा कि सब कुछ गड़बड़ हो गई है, तो मैंने उसे एक क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं यहाँ पर बस आके रुकती है, बस स्टैंड। तो क्या वो ये भी भूल गया? विंग कहता है हाँ जो भी है, बस स्टैंड पे मैंने उसको बैठे हुए देखा। मैंने देखा कि वो रो रहा था। जब मैंने उससे पूछा ना, तो उसने मुझे बात नहीं की और वो सड़क पे बीच में जा करके एकदम चिल्लाया बहुत ज़ोर से और वहाँ बैठ कर रोने लगा। और जब मैं उसे बोलने के लिए गया कि यहाँ क्यों बैठे हो, तो उसने मुझे धक्का दे दिया, मेरे हाथ में चोट लग गई। तभी ईजन जिसने विंग के हाथ को देखा और कहा कहाँ चोट लगी विंग? विंग के हथेली में थोड़ी सी चोट लगी थी, जहाँ से अब ब्लीडिंग होना बंद हो गई थी, पर हाँ वहाँ पर लाल रंग का एक थप्पा जम गया था, जैसे ब्लड जम जाता है ना वैसा। ईजन जिसने कहा कितना ज़ोर से लगा होगा ना विंग तुझे। विंग जिसने कहा आगे मेरी बात सुन, फिर इसका इलाज कर देंगे, ठीक है? मेरी बात सुन। मैंने ना उससे पूछा, उसने मुझे धक्का दिया, मेरे हाथ में चोट लगी। फिर मैं ना बस स्टैंड पे आके खड़ा हो गया, बारिश में भीगता रहा वो, और पता है फिर वो बेहोश हो गया। और जब मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया तो मुझे पता चला कि वो 2 दिन से ना उसने कुछ खाया है ना कुछ पिया है और ना वो सोया है, ऐसे ही भटक रहा है शायद, इसलिए वो बीमार हो गया था। उसे बहुत तेज बीमार था। पता है मेरी शादी के 5 सालों में मैंने कभी भी एक दिन भी उसे बेहोश होते हुए नहीं देखा। मतलब मैंने उसे बीमार पड़ते हुए नहीं देखा, उसे सर्दी तक नहीं हुई है अभी तक। ये पहली बार है जब मैंने उसे फीवर में देखा है। वो सच में बहुत बुरी हालत में था। ईजन बोलता है तुझे क्या उसके लिए फीलिंग्स हैं? विंगेस ने कहा बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए तो सब कुछ छोड़ करके मैं सिर्फ तेरे पास आया और अपनी सच्चाई सिर्फ मैंने तुझे बताई है। विंग जो अपने मन में कहता है बताना तो मैं मॉम एंड डैड को भी चाहता था, लेकिन अब नहीं बताऊंगा। ईजन ने कहा ना वो लोग बहुत घटिया हैं, वो लोग उस दिन भी मेरी बिजनेस की बात कर रहे थे। ईजन जो अचानक कहता है तू चुप रह, अब मुझे नहीं सुनना है तेरी इस हस्बैंड की बातें, सबसे बेकार इंसान है वो इस दुनिया में। ईजन फिर विंग के हाथ की मलहम पट्टी करता है और इसके 2 दिन बाद तक विंग ईजन के घर पर बस यूं ही पड़ा रहता है। विंग को बहुत बुरा लग रहा था। सारे न्यूज़ चैनल पर उसकी डेथ की ना खबर चल रही है कि लान एंटरप्राइजेस के इकलौते जो हायर है उनके हस्बैंड की कुछ दिन पहले ही डेथ हो चुकी है। इसके अलावा एक और खबर चल रही थी कि अब वी एंटरप्राइजेस का नेक्स्ट हायर उनका छोटा बेटा वी झाओ चेंग होगा। विंग अपने ही मन में एक हंसी हंसता है और खुद से बोलता है यही तो वो चाहता था, उसे मिल गया, खैर मुझे क्या करना है। तभी वो न्यूज़ में देखता है कि उसमें आ रहा है कि लान एंटरप्राइजेस का जो इकलौता हायर है लान वांग जी, वो काफ़ी टाइम से बीमार है, जब से उसके हस्बैंड की डेथ हुई है तब से, और इसलिए लान एंटरप्राइजेस क्राइसिस में जा रहा है। और अब लान एंटरप्राइजेस का नया सीईओ भी घोषित किया जाने वाला है। कुछ ही दिन में नया सीईओ बदल दिया जाएगा। लान वांग जी अब सीईओ बनने की हालत में नहीं है, इसलिए किसी और को सीईओ बनाया जाएगा। विंग जब ये सुनता है ना तो वो शॉक में था, क्योंकि लान एंटरप्राइजेस सिर्फ वांग जी की मेहनत है, ये उसकी फैमिली की दी हुई भीख नहीं है। जैसे विंग की लिए जो वी एंटरप्राइजेस है वो विंग के ग्रैंडपा की मेहनत का फल था, जो उसके फादर को मिला और फिर विंग को मिला। और अब जो वो सुन रहा है ये बहुत हैरान कर देने वाले बात है, क्योंकि लान कंपनी तो कभी थी ही नहीं, वो वांग जी ने अपनी मेहनत से खड़ी की है। लगभग 10 साल पहले जब वांग जी ने ये कंपनी स्टार्ट की थी, जब वो खुद 15 साल का था, और आज के डेट में वो सिर्फ 25 साल का है, और 25 साल की उम्र में उसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है अपनी मेहनत से, अपने दम पर। तो लान फैमिली को कोई और कैसे टेक ओवर कर सकता है, जबकि ये तो लान फैमिली की है भी नहीं, ये तो लंजा की है ना, ये वांग जी की है, कोई इसे कैसे ले सकता है? विंग ये सोच रहा था कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि अब वो क्या करेगा। ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाली चीज़ है, सच में ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तभी ईजन वहाँ आता है और कहता है तुम ये सारी न्यूज़ मत देखो, तुम्हारे काम की नहीं है विंग। वैसे भी अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, और यही बात इन सब न्यूज़ की, तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तुमने कहा था ना तुम अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहते हो, तो खुलकर जियो। और हाँ, इन सब न्यूज़ से अब तुम दूर रहोगे। लान एंटरप्राइजेस और वी एंटरप्राइजेस अब तुम्हारे किसी काम की नहीं है ना? विंग जिसने कहा हाँ है तो नहीं, खैर मुझे क्या करना है, मैं अपने आप में खुश हूँ और मेरी फ्रीडम वाली लाइफ मुझे ज़्यादा पसंद है। तभी ईजन बोलता है वेल विंग, एक बात बताओ कि अभी भी तुम अपनी पुरानी बॉडी को मिस कर रहे हो? आई मीन जो स्पेशलिटी तुम्हारी पुरानी बॉडी में थी, उन चीज़ों को। विंग फिर सोचता है
कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, उसमें बस एक ही स्पेशलिटी थी कि मैं एक बेबी कैरी कर सकता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस बॉडी में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं। वैसे भी बॉडी कोई सी भी हो, वैसे भी मुझे तो बस अपने काम से काम करना है, एंजॉय करना है बस, अब और कुछ भी नहीं। मुझे लास्ट चांस मिला है और मैं इस चीज़ को एंजॉय ज़रूर करूँगा। हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता है। ईजुन बोलता है सही है। वेल अब तुम आगे क्या करोगे? विंग बोलता है सबसे पहले तो एक जॉब के लिए जाऊँगा। तो हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर विंग एक बड़ी सी कंपनी के सामने खड़ा है। वहाँ पर जा करके विंग अपनी टाई को सही करता है। विंग को नहीं पता है कि जिस इंसान की बॉडी में विंग है वो आखिर है कौन, क्योंकि पूरा इंटरनेट सर्च करने के बावजूद भी विंग को इस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। तो विंग बस थोड़ा अनश्योर है और अभी वो एक छोटी मोटी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आया है। यहाँ पर वो बस एक छोटी मोटी जॉब ले लेगा, कोई एम्प्लॉय की नहीं बल्कि किसी सफाई कर्मचारी की, ऐसा क्लीनर की जॉब मिल जाए, क्योंकि विंग को फिलहाल बस अपना खर्चा निकालना है और वो ईजन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करके नहीं रह सकता। वो ईजन को ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकता। ईजन उसका दोस्त है और वो उसका केयरटेकर नहीं है। हालांकि ये बात ईजन को बहुत बुरी लगी थी, लेकिन विंग कुछ नहीं कर सकता। विंग ऐसा ही है और ईजन भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो विंग को जानता है कि विंग ऐसा ही है। खैर अभी विंग उस कंपनी के सामने आके खड़ा होता है और अंदर जाने लगता है। और हैरानी की बात यह है कि गार्ड्स उसे नहीं रोकते हैं। विंग रिसेप्शन एरिया पे जा करके बोलता है एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे यहाँ कोई जॉब मिल सकती है? वो रिसेप्शनिस्ट उस इंसान को देखती है और बोलती है आपको यहाँ जॉब चाहिए? वो हैरान थी। उस इंसान ने, जो विंग है, उसने कहा हाँ चाहिए तो सही, क्या आप मिल सकती है? देखिए मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, वो क्लीनिंग हो या फिर टॉयलेट साफ करना भी मैं कर सकता हूँ। कुछ भी छोटा मोटा काम आप जो आप मुझे देना चाहें दे सकती हैं, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। वो लेडी विंग की तरफ देखती है और बोलती है आर यू श्योर सर, कि आप हमारी कंपनी में काम करना चाहते हैं? विंग बोलता है हाँ, क्यों? वो लेडी बोलती है जी सर। सर एक मिनट, हाँ मैं वैसे कॉल कर लेती हूँ, फिर मैं आपको अभी बताती हूँ। मुझे ऊपर पूछना पड़ेगा ना हाँ हमारे बॉस से। विंग बोलता है हाँ पूछो पूछो। वैसे क्लीनर के लिए बॉस से कौन पूछता है? विंग अपने मन में ये आगे वाला सेंटेंस बोलता है पर पीछे वाला खा जाता है, क्योंकि विंग को खुद भी पता है क्लीनर वगैरह हैंडल करने का काम उसका थोड़ी होता है, बॉस का। वो तो लोग ही कर ले, बाकी लोग कर लेते हैं। खैर अभी विंग बस अब वहाँ वेटिंग एरिया में जा करके बैठ गया था। वो लेडी तुरंत किसी को कॉल मिलाते हैं। उसका कॉल काफ़ी बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। इतने बड़े लोग इस लेडी का कॉल क्यों उठाएंगे? तो वो लेडी अपने बॉस को कॉल करती है और तुरंत बोलती है सर मैं सच कह रही हूँ, वो यहीं मेरे सामने बैठे हैं। लगता है उनकी याददाश्त चली गई है, यहाँ क्लीनर का काम मांगने के लिए आए हैं। उसका बॉस उसे डांट देता है, लेकिन बॉस भी नीचे के चेक करता है और जब विंग को वहाँ बैठा हुआ पाता है तो उसका बॉस ना वहाँ बैठ जाता है। बोलता है इसे यहाँ क्यों बिठाया है? वीआईपी एरिया में लेके जाओ इसे, हाँ मुझे मरवाओगे तुम लोग। वो इंसान बहुत डर गया था और तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है किसी को कॉल करने के लिए। उस इंसान को भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है क्योंकि जिसको वो कॉल कर रहा है वो बहुत बड़ा पर्सन है, इतने आसानी से किसी का कॉल नहीं उठाता है। वो इंसान बार बार कॉल करता है, लगभग 50 बार कॉल करने के बाद उसका फ़ोन आंसर होता है। वो इंसान बोलता है हेलो सर, अगर आपने बिना किसी मतलब के कॉल किया है इतनी बार तो मैं सच कह रहा हूँ आप बहुत बड़ी मुसीबत में होने वाले हैं। तभी वो इंसान कहता है देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। वो इंसान कहता है जल्दी बोलो क्या ज़रूरी काम है। ये इंसान जिसने कॉल किया था वो बोलता है सर अगर मैं कॉल पे बताऊंगा तो हो सकता है कॉल ट्रैक हो जाए, फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी मेरे लिए। तो सर मैं आपसे सच में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ किसी को यहाँ भेज दीजिए, किसी को आप ट्रस्टवर्दी इंसान को यहाँ भेज दीजिए। आपके ग्रुप का एक इंसान मिसिंग है जो शायद यहाँ पर है, आप एक बार देखकर कंफर्म कर लीजिए। वो इंसान तुरंत बोलता है कौन, किसकी बात कर रहे हो तुम? वो इंसान बोलता है शायद जो मिसिंग है उसी की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ आए हैं, लगता है उनकी याददाश्त चली गई है, देखने से यही लग रहा है, उनकी बातों से भी यही महसूस हो रहा है। आप किसी को जल्दी भेज दीजिए। वैसे ही हम तो बहुत डरे हुए हैं, आपकी कंपनी का कोई मेम्बर हमारे यहाँ बहुत डर लग रहा है। वो इंसान तुरंत बोलता है चुप रहो, किसी को बताना मत, मैं आ रहा हूँ। वो इंसान तुरंत वहाँ से निकल जाता है और बॉस जो है इस कंपनी का वो विंग के पास आता है और उसका ना हल्का सा इंटरव्यू लेने लगता है। बॉस विंग को देख रहा था और उससे हल्के हल्के सवाल पूछ रहा था। विंग को जो आता था विंग बता रहा था और अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में विंग ने कुछ भी नहीं बताया था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं।
और करंट में उसे इतना पता चला है कि इस व्यक्ति का बॉडी जो शेप है वो बहुत अच्छा है और काफ़ी मस्कुलर टाइप का इंसान है। तो विंग वही बता रहा था कि वो कोई भी काम कर सकता है, उसके अंदर काफ़ी एनर्जी है, वो मस्कुलर भी है और वजन भी उठा सकता है। एक्चुअली विंग की जो पुरानी बॉडी थी वो काफ़ी कमज़ोर थी, क्योंकि विंग को उतना अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल पाया था या कुछ भी कहो, पर विंग टेंशन लेता था इसलिए भी, तो वो बॉडी काफ़ी कमज़ोर थी। विंग हल्की हल्की बातों पे गिर जाया करता था, उसे लग जाया करती थी और उसकी बॉडी पे हमेशा चोटों के निशान रहा ही करते थे। लेकिन ये बॉडी बहुत ज़्यादा मस्कुलर है और ऐसा लगता है ये इंसान ना खाते पीते घर का है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये इंसान पक्का जिम जाता होगा क्योंकि इसके एब्स भी हैं और इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है। तो विंग अंदाज़ा लगा सकता है कि ये इंसान सच में जिम जाता होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो विंग को इस पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा है ना, क्योंकि अब विंग की बॉडी है ऑब्वियसली, तो विंग अपने आप को मिरर में देख चुका है। विंग को सबसे ज़्यादा हॉट चीज़ इस बॉडी में लगी है ना, सबसे सेक्सी, वो है इस बॉडी के जो लिप्स हैं उसके नीचे वो छोटा सा मोल। विंग को बहुत पसंद आया है लिटरली, वो इस मोल पर ना मर बैठने को तैयार है। विंग तो सोच रहा था अगर वो अपनी प्रीवियस बॉडी में होता और ये इंसान उसे प्रपोज करता तो विंग तुरंत हाँ बोल देता। कितना सेक्सी है ये इंसान, सच में बहुत अच्छा दिखता है ये। बैक टू स्टोरी आते हैं जहाँ पर विंग अपना इंटरव्यू दे रहा था। कुछ टाइम में हम देखते हैं इस कंपनी के बाहर ब्लैक कलर का एक बड़ा काफिला आके खड़ा हुआ था। ब्लैक कलर की कार्स का बड़ा काफिला आके खड़ा हुआ था। काफ़ी सारे बॉडी गार्ड्स बड़ी बड़ी गन्स के साथ निकलते हैं और उसमें से एक इंसान ब्लैक कलर के सूट में निकलता है। अपने सूट को एडजस्ट करते हुए वो इंसान एकदम जल्दबाजी में उस कंपनी के अंदर एंटर करता है। कंपनी के अंदर आने के बाद मेरे रिसेप्शनिस्ट उसे सीधे उस रूम में ले जाती है जहाँ पर विंग का इंटरव्यू चल रहा था। और वो जो बॉस था ना, विंग से हल्के फुल्के सवाल पूछ रहा था, कहीं ना कहीं उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था। विंग को ये चीज़ समझ आ रही है, वो खुद भी एक बिजनेसमैन रह चुका है। जब भी उसे ऐसा होता था कि किसी व्यक्ति को थोड़ी देर तक रोकना है तो वो ऐसा ही करता था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस इंसान को विंग में क्या स्पेशल दिखा है जो विंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। विंग थोड़ा क्यूरियस भी है, इसलिए वो चुपचाप सब चीज़ें होते हुए देख रहा है। तब विंग देखता है कि उस रूम का दरवाज़ा एकदम झटके से खुला है और कोई इंसान उसके पास आते हुए उसे गले लगा लेता है। वो बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ चले गए थे? यू गॉड डैम इट, मैं तुम्हारी इस बार टांगें तोड़ दूंगा अगर तुम मुझे छोड़ के कहीं गए तो। तुमने कितना डरा दिया था। मॉम एंड डैड दोनों कितने बुरे तरीके से शॉक में थे। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, यू स्टूपिड इडियट, बेवकूफ़, कहाँ चले गए थे तुम? विंग बस चुपचाप खड़ा हुआ था वहाँ डम्बफाउंडेड कि ये इंसान कौन है। ओ, विंग को फिर याद आया, अरे यार ये बॉडी उसकी नहीं है, हो सकता है ये इंसान इस इंसान को जानता हो जिसकी बॉडी में विंग है। विंग कहता है, "अ, अ, मैं वो दूसरा इंसान कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी याददाश्त ठीक है ना? तुमने मुझे पहचाना? विंग को तुरंत आइडिया आता है दिमाग में। वो कहता है, मैंने नहीं पहचाना, तुम कौन हो? वो इंसान सामने जो था वो कहता है, हाँ, यही देखना बाकी था। वेल, अच्छा ही हुआ तुम्हारी याददाश्त चली गई है, अब तुम हमें कम परेशान कर पाओगे। चलो मेरे साथ घर चलोगे, तुम सीधे घर चलोगे। मॉम एंड डैड तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अगर आज ये इंसान अगर मेरे पियून को कॉल नहीं करता तो मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाता। थैंक्स बॉस, तुमने हेल्प की है और तुम्हारी कंपनी के साथ हमारी कंपनी का कोलैबोरेशन पक्का है। मैं तुम्हें सबसे अच्छी डील दूंगा। तुमने मेरी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान को मुझे ढूंढ कर वापस किया है, थैंक यू। वो इंसान उस बॉस को थैंक यू बोलता है और बॉस एकदम झुक जाता है। वो करते हुए बोलता है, आपका थैंक यू मिस्टर जियांग। मिस्टर जियांग जो विंग का हाथ पकड़ता है बोलता है, चुपचाप मेरे साथ चलोगे तुम। विंग बोलता है, पर मेरी बात तो सुनो। विंग बताना चाहता था कि वो नहीं जाएगा साथ में, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। जिसकी ये बॉडी है वो इंसान इसका शायद कोई रिलेटिव है, इसलिए तो ये इंसान इतना ज़्यादा हाइपर हो रहा है। खैर विंग जो उस इंसान के साथ चला जाता है, मिस्टर जियांग के साथ विंग कार में बैठता है और वो लोग घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर विंग देखता है कि ये जो बेंगलो है ना वो बहुत ज़्यादा आलीशान है, बिल्कुल लान मैंशन की तरह। उतना ही बड़ा है, उतना ही ज़्यादा आलीशान टाइप का ये घर है, बहुत सुंदर है। विंग उस घर के अंदर जाता है और जाते ही ना काफ़ी सारे लोग उसे घेर लेते हैं। एक लेडी जो विंग के पास आती है और उसे गले लगाते हुए बोलती है, तुम ठीक तो हो ना आशियान? मैं तुम्हें कितना याद किया, तुम कहाँ चले गए थे? एक हफ्ते से तुम्हें ढूंढ रही हूँ मैं आशियान। ऐसा बोलकर वो लेडी विंग के चीक्स को होल्ड कर लेती है। विंग बस इस लेडी को देखे जा रहा है एकटक और वो लेडी विंग के पूरे फेस पर किसेस किए जा रही है। तभी दूसरी लेडी आती है और बोलती है, आली थोड़ा साइड दो। बेबी तुम कहाँ थे? तुम्हें मैंने कितना मिस किया है, तुम कहाँ चले गए थे? विंग जो अभी भी डम्बफाउंडेड खड़ा था, जो पीछे मिस्टर जियांग खड़ा था, उसने कहा, मॉम सिजिए,
उसकी याददाश्त चली गई है, वो हम सबको भूल गया है। उसकी से जे जो अभी अभी विंग को प्यार कर रही थी वो एकदम पीछे हट गई। उन्होंने कहा क्या वो हमें भूल गया है? जियांग चेंग जिसने कहा हाँ सच्ची है, वो हमें भूल गया है। खैर अच्छा ही हुआ, इसके चक्कर में वो उस लड़की को भी भूल जाएगा, हाँ, जिसने हमारी नाक में दम किया हुआ है। विंग सोचता है ये इंसान कितना ज़्यादा अमीर है जिसकी बॉडी को विंग ने पोसेस किया है। इस बॉडी के ओनर के पास इतना ज़्यादा पैसा है, इतना अच्छा भाई है, इतनी अच्छी बहन है, और ये शायद उसकी माँ लग रही है। तभी एक और इंसान आता है और विंग को पकड़ के ना टाइटली हक कर लेता है। वो बोलता है मेरा बेबी बॉय, पता नहीं कहाँ खो गया था, कितना याद किया मैंने तुझे, हाँ, अब मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम यहीं रहोगे वुशियान, तुम कहीं नहीं जा सकते। विंग को अब इस इंसान का नाम पता चलता है। ओह, तो इस इंसान का नाम वुशियान है, विंग के नाम से थोड़ा मिलता जुलता है। खैर विंग अभी इस बात को नहीं सोच रहा है, वो बस इस फैमिली की वार्मथ को महसूस कर रहा है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर विंग को सोफे पर बिठाकर सब लोग उसे अलग अलग तरीके का खाना खिला रहे हैं और पूछ रहे हैं विंग तुमने कुछ खाया कि नहीं? वुशियान तुमने सच में कुछ खाया है इन दिनों कि कुछ नहीं खाया? मेरा बेटा। वहाँ पर जो लेडी थी वो रोने लगी थी और यान ली उसे संभाल रही थी। यान ली इसने अपनी मोम को कंसोल किया और फिर विंग के पास बैठ गई। उसने कहा विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग जिसने अपना सर हाँ मिलाया। वुशियान जो अपने पास वहाँ बैठा हुआ था, बेचारा विंग पता नहीं क्या करेगा। ये लोग बहुत अजीब हैं, पर हाँ फैमिली बहुत वार्मथ महसूस करा रही है उसे, बहुत अच्छी है ये फैमिली। विंग की आंखों में अब आंसू आ गए थे क्योंकि विंग अपने लिए भी बिल्कुल ऐसी ही एक फैमिली चाहता था जो ये है। इसके बाद हम देखते हैं लगभग एक हफ्ते बाद का सीन, जहाँ पर विंग ना बहुत सारा टैंट्रम अब थ्रो करने लगा है। स्टार्टिंग में तो उसका ऐसा था कि वो कुछ नहीं करेगा, ये वैसे भी वुशियान की फैमिली है, विंग की नहीं। पर विंग ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था इस सिचुएशन में, तो अभी वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था और वो सबके साथ में बहुत घुल मिल कर रह रहा था। जहाँ पर उसकी मॉम उसे आशन बुलाती है, उसके डैड उसे आयन बुलाते हैं, और उसकी से जे जो खुद भी उसे आशन बुलाती है, और उसका भाई उसे वुशियान वुशियान ही कहकर बुलाता है। जबकि विंग को ये पता चला है कि वुशियान जियांग चेंग से बड़ा है उम्र में, और विंग बहुत हैरान है। जियांग वुशियान बड़ा है जियांग चेंग से, लेकिन फिर भी जियांग चेंग उसे वुशियान ही बुलाता है। विंग को अपनी मॉम का नाम भी पता चला, जिनका नाम है मैडम यू, अपनी बहन जिसका नाम है जियांग यानली, अपने फादर जिनका नाम है जियांग चेंग। और वुशियान को पता चला कि वुशियान असल में जियांग फैमिली से बिलोंग करता है, और विंग को इसलिए ही वुशियान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी, क्योंकि वुशियान जिस फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब जियान फैमिली, जिसे सब लोग मिस्टीरियस फैमिली के नाम से भी जानते हैं, जिनकी फैमिली के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आती है। और वो इसलिए भी है क्योंकि ये फैमिली मीडिया में ज़्यादा नहीं रहती है। बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये फैमिली चाइना में सबसे अमीर फैमिली है। बस यही एक चीज़ है जो सबको पता है, पर इस फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये किसी को नहीं पता है। इस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं ये भी किसी को नहीं पता है। किसी को पता है तो बस इतना कि इस फैमिली का पहला हायर है जियांग कॉर्पोरेशन का, वो है जियांग फेमियान, और दूसरा उसका बेटा जो कि है जियांग चेंग। लेकिन वुशियान हैरान है कि वुशियान क्यों इसका हायर नहीं है। वुशियान तो जियांग चेंग से बड़ा है ना। और वो सोच भी उसकी जल्दी क्लियर हो गई थी, क्योंकि उसने देखा कि उसके खुद के कमरे में, जो वुशियान का कमरा है, उसमें एक भी बिजनेस रिलेटेड बुक नहीं है। जबकि विंग को बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन वुशियान को नहीं। वुशियान के कमरे में काफ़ी सारी अलग अलग तरीके की किताबें हैं जो कि ज़्यादातर मेडिकल से रिलेटेड हैं। और विंग को पता चला कि वुशियान मेडिकल में बहुत अच्छा था और वो एक डॉक्टर है। और विंग सोच रहा था कि वो डॉक्टर के बारे में कैसे जानेगा। विंग तो बिजनेस करता था और वुशियान डॉक्टर था। वुशियान एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता था। विंग को ये पता चला, सुबह जिम जाना, प्रॉपरली डाइट लेना, प्रॉपरली हैंग आउट करना अपने फैमिली के साथ में, सब कुछ उसका बहुत सेटल्ड था। वुशियान किसी के प्यार में भी था, ये भी विंग को पता चला, लेकिन वो कौन है ये विंग को नहीं पता है। और विंग को ये भी पता चला कि वुशियान की फैमिली उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और वो उस लड़की के और वुशियान के रिश्ते के खिलाफ थे। इसलिए ही शायद वुशियान ने सुसाइड किया होगा, जिसके बाद विंग उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया। पर विंग अब सच्चाई नहीं बता सकता है, उसे ये फैमिली बहुत अच्छी लगी है और वो सेल्फिश है। वैसे भी अगर विंग सच्चाई बताएगा भी तो ये फैमिली दुखी ही होगी, खुश तो नहीं होगी, क्योंकि उनका बेटा अब मर चुका है और जो उनके साथ है वो कोई और है। विंग अपने मन में कहता है इस फैमिली को ज़रूरत है उसकी और उसे इस फैमिली की, तो वो एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। विंग के दिमाग और दिल में बस ये चीज़ बैठ गई थी कि ये फैमिली अब उसकी है, और विंग ऐसे ही इनके साथ रहने लगता है। और जियांग चेंग जो देखता है कि विंग को ना अब मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो जियांग चेंग बोलता है लगता है तुम्हारा रीबर्थ हुआ है वुशियान, जो तुम्हें मेडिकल छोड़ करके बिजनेस की किताबों में इंटरेस्ट आने लगा है।
विंग जिसने ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहा, हाँ शायद, क्योंकि तुम्हारे जैसे एक अनोइंग ब्रदर मेरे आसपास घूमता रहता है। तो क्या करूँ, मेरा इंटरेस्ट तो चेंज होना ही था। यान ली वहाँ पर स्नैक्स लेकर आई थी। उसने कहा, तुम दोनों फिर चालू हो गए, अब बिल्कुल लड़ना मत। और जियांग शेंग, अचिंग, अगर तुमने अब आशिन के साथ लड़ाई की तो देख लेना, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। जियांग शेंग जो बोलता है, अरे रे मैं तो डर गया। ऐसा बोलकर तीनों भाई बहन हंसने लगते हैं और बाकी दोनों पेरेंट्स उसे दूर बैठे कहीं से देख रहे थे और खुश हो रहे थे। विंग अपनी फैमिली के साथ में बहुत खुश है अभी। विंग जो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, पर कभी कहीं ना, मतलब रात के टाइम पे जब वो सोता है ना, तो उसे एक बार वांग जी का ख्याल आता है अपने दिल में, दिमाग में, और उसे वांग जी कभी कभी दिखाई भी देता है। विंग सुबह जल्दी भी उठ जाता है कभी कभी, ये सोचते हुए कि उसे लंजा के लिए खाना बनाना है। पर फिर उसे याद आता है कि अब वो लंजा के साथ नहीं रहता है, वो अपनी फैमिली के साथ है। और सुबह सुबह उसकी मॉम उसे डांट कर सुलाती है। उनकी आदत हो गई है अभी ये तो, कि रोज़ रोज़ विंग को डांटेंगे और उसको सुलाएंगे, क्योंकि वुशियान सुबह 7 बजे उठता था और विंग सुबह 5 बजे उठता है, क्योंकि वो लंचा की हैबिट में तो था। ऐसे ही देखते देखते 6 महीने का टाइम गुजर चुका था। विंग अभी काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा महसूस होता है उसे अपनी फैमिली के साथ में, काफ़ी खुश है वो। तो ऐसे ही एक दिन वो अपनी जेजे से बोलता है, सिजे काफ़ी टाइम हो गया है, हम लोग एक ही जगह पर हैं, क्यों ना कहीं घूमने चले। उसकी सिजे बोलती है, हाँ क्यों नहीं, अच्छा आइडिया है। वैसे भी हम लोग पहले तो हर महीने कहीं ना कहीं घूमने जाते थे, लेकिन अभी देखो 6 महीने से ऊपर हो गए हैं और हम कहीं गए नहीं हैं। मॉम कहीं घूमने चलते हैं ना। उसकी मॉम भी बोलती है, ठीक है कहीं चलते हैं, तुम्हें बताओ आशियन कहाँ चलें। विंग बोलता है, क्लाउड रेसिस चले मॉम। उसकी मॉम विंग को देखती है और बोलती है, क्लाउड रेसिस? विंग, वो तो बहुत छोटा सा एरिया है हमारे लिए। खैर अगर तुम जाना चाहते हो तो ज़रूर चलेंगे। सुनो चलते हैं हाँ। वो जियांग चेंग की तरफ देखती है। जियांग चेंग बोलता है, मॉम आपको मुझसे नहीं डैड से बात करनी चाहिए। उसका डैड जो वहीं बैठा बैठा विंग को देख रहा था और शायद कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। विंग जो बोलता है, क्या हुआ डैड, आप कुछ खोए खोए लग रहे हैं। तभी जियांग फैमैन बोलता है, कुछ नहीं, बस मैं ये जानकर हैरान हूँ कि तुमने डॉक्टरी पर क्वाइट कर दिया है और तुम अब बिजनेस में ज्वाइन करना चाहते हो, जबकि जब भी मैं तुमसे बिजनेस के बारे में बात करता था तुम चिढ़ जाया करते थे। कितना सा चेंज आया है तुम्हारे अंदर। तो ये चेंज पॉजिटिव है, कम से कम अब मुझे मेरा पूरा बिजनेस इस बेवकूफ़ के हाथ में तो नहीं सौंपना पड़ेगा। ऐसा सुनकर विंग जो हंसने लगा और जियांग चेंग जिसने मुंह बनाया और कहा, मैं बेवकूफ़ हूँ बताओ, इतने टाइम से मैं ही बिजनेस संभाल रहा हूँ, अचानक से मेरा भाई कहीं से प्रकट होके आ गया और अब देखो वो संभालेगा। खैर अच्छा ही है, कम से कम मुझे छुट्टियाँ ज़्यादा मिलेंगी और अब मैं ना गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोच सकता हूँ। मुझे टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा मेरे लिए, बड़ा अच्छा है। तो तू ही संभाल, और हाँ अब मेरे से ना बिल्कुल काम मत देना। और नया सीईओ अब मैं इसी बनाने वाला हूँ, बस मैं किसी को बताऊँगा नहीं कि ये मेरा भाई है। विंग जो बोलता है, यही सबसे सही रहेगा। मैं अपनी काबिलियत देखना चाहता हूँ कि मुझे कितना नॉलेज है, उसके बेस पर हम देखेंगे। और हाँ हायर तो अच्छा ही रहेगा डैड प्लीज़। जंग फैमैन जो विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ऑल राइट तुम दोनों भाईजान तुम्हारा काम जाने, मेरी कंपनी मैंने तुम दोनों के नाम हाथ छोड़ दिए है, तुम दोनों उसको दबाओ या फिर आगे बढ़ाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। जंग फैमैन ऐसा बोलते हैं और बस वहीं पर आराम से बैठ जाते हैं। और जियांग चिंग और विंग दोनों हंसने लगते हैं कि उनके फादर कितने ज़्यादा चिल हैं अभी। विंग अपने मन में ही सोचता है, उसके डैड इतने चिल का भी नहीं थे। खैर विंग के पास अपने नए डैड हैं और वो सबसे बेस्ट हैं। तो विंग अभी बिल्कुल टेंशन फ्री था और उसके मन में अब कोई भी डाउट नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। फाइनली वो लोग अब घूमने के लिए जा रहे थे। जब वो लोग घूमने गए तो वो लोग वहाँ पर जाकर बहुत मस्ती करते हैं। विंग के लिए समय सबसे ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन अभी भी उसे कहीं ना कहीं अपने मन में, अपने दिल में और अपने लाइफ में कुछ तो खाली खाली सा लग रहा था। उसे कुछ अजीब लग रहा था। विंग जो अब बिजनेस की स्टडी करने लगा है, तो उसने कई बार ना लाइन एंटरप्राइजेस के बारे में पता किया। तो उसे पता चला कि लाइन एंटरप्राइजेस के शेयर्स एकदम नीचे जा चुके हैं और उसको बहुत बड़ा घाटा भी हुआ है। 6 महीने भी वो कंपनी पूरी तरीके से डूब गई है और अब उसे जिसके हाथ में दिया गया है वो इंसान तो उसे पूरी तरीके से बर्बाद करने पर तुला हुआ है। जिस इंसान को नया सीईओ बनाया गया है वो है लान वांगची का ही कज़न लान सिचन। लान सिचन जो उस कंपनी को पूरी तरीके से डुबो ही रहा है पूरी तरीके से। ऐसा लगता है कि इसे बिजनेस का कुछ भी नहीं पता है। अब विंग अपने फैमिली के साथ हॉलीडे बिताकर वापस आ गया था और जियांग एंटरप्राइजेस का नया सीईओ
वुशियान को घोषित कर दिया गया था। सब लोग तो बस यही सोचकर हैरान थे कि वुशियान कौन है, अब ये नया कैरेक्टर जो कि जांग इंटरप्राइजेस का नया सीईओ है। हर जगह ये न्यूज़ पूरी तरीके से फैल चुकी थी और सबसे बड़ा एक झटके की बात ये थी कि वुशियान का पहला कॉन्ट्रैक्ट सारी बड़ी कंपनीज को छोड़ करके लान इंटरप्राइजेस को मिला था। लिटरली ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा था क्योंकि ये जांग कॉरपोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये सच में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं थी कि ये लान इंटरप्राइजेस को मिल सकता है, क्योंकि लान इंटरप्राइजेस वैसे ही बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है। ऐसा लगता है वो कंपनी लगभग 1 महीने में बैंकक्रप्ट हो जाएगी। एक टाइम पे जो सबसे टॉप पर लेने वाली कंपनी थी वो 6 महीने में ही सबसे डाउन पर आ गई है और वो बैंकक्रप्ट होने वाली है। वुशियान मतलब विंग खुद को कितना ही समझाए पर वो लंजा को भूल नहीं पा रहा था। तो उसने सोचा कि लंजा की मेहनत को पानी में नहीं जाने दिया जाएगा। उस घर में उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन कभी भी लंजा ने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया। लंजा उसके साथ रूड रहता था, जो विंग को लगता है अभी भी, लेकिन हाँ, कभी उसने रूडली विंग से बात नहीं की, कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे विंग को बुरा लगे। विंग के मन में था कि वो लंजा को हेल्प करेगा। दूसरी बड़ी चीज़ ये थी कि विंग इन 6 महीनों में एक बार भी ईजुन से नहीं मिला था। वो यहाँ आने से पहले अपना फ़ोन वहीं छोड़ आया था, उसी एक सिटी में, क्लाउड रेसिस में। लेकिन अब था कि वो ईजुन से मिलना भी नहीं चाहता है। ईजुन उसके पुराने दिनों की उसे याद दिलाता है। और रही बात ईजुन की, तो ईजुन अपने दोस्तों के साथ में अब खुश रहेगा। वो विंग के बिना जीना सीख जाएगा। और वैसे भी ईजुन विंग के बिना रह ही रहा था। उसकी मौत से पहले, मतलब विंग की डेथ से 2 दिन पहले ही वो ईजुन से मिला था। और तब वो दोनों रिकनेक्ट कर पाए थे लगभग 5 सालों के बाद। तो विंग को पता है ईजुन रह लेगा अपने हिसाब से। अभी हम देखते हैं लान कॉरपोरेशन का सीन, जहाँ पर सब लोगों में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि उनको इतने महीनों के बाद एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। लान सिचेन जो बेचारा बहुत परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो वो इधर उधर बस चीज़ों को ढूंढ रहा है, समेट रहा है, सबको बोल रहा है कि कुछ करो। वो अपने जो सेक्रेटरीज हैं, जो वांग जी के सेक्रेटरीज हुआ करते थे, उनसे भी बोलता है कि आप लोग कुछ कीजिए, मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया हूँ और गगा का बिजनेस मुझे समझ नहीं आ रहा है वो कैसे संभालते थे। मैंने तो बिजनेस की स्टडीज़ भी नहीं की है, मैं एक आर्ट का स्टूडेंट हूँ। पता नहीं क्यों क्या सोचकर मुझे यहाँ बिठा दिया गया है। सब चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। गगा की कंपनी पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो जाएगी मेरे चलते। और जब गगा अपने होश में आएंगे तो पक्का पक्का मेरा मर्डर कर देंगे। सिचेन ऐसा बोलते हुए बिल्कुल पपी फेस बना लेता है। इस बार जो वहाँ के सेक्रेटरीज थे वो सोचते हैं कि एक बार मदद कर ही देते हैं। वांग जी की जो सेक्रेटरी है उसका नाम है लिली, जो पर्सनल सेक्रेटरी थी। लिली कहती है, इट्स ओके सर, हम लोग संभाल लेंगे इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। सिचेन बोलता है, इस बार गड़बड़ हुई ना तो हमारी कंपनी सच में डूब जाएगी। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और इस बार कोई नुकसान हुआ तो हमारे साथ जियांग कॉर्पोरेशन को भी एक बड़ा घाटा होगा। हाँ, सच में मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरे डैड बिल्कुल सही बोलते हैं, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं एकदम बेकार इंसान हूँ। आज वैसे भी हमारी मीटिंग है जियांग कॉर्पोरेशन के साथ में, मैं सोच रहा हूँ मैं गगा को ले आऊँ। लेली बोलती है, आपको लाना चाहिए सर, वो इस मीटिंग को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अब बस उन्हें बैठने के लिए ले आई है क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के ओनर हैं। हम उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते, आपको उन्हें लाना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा शेयर्स उनके पास ही हैं। अब भले सीईओ हैं पर मेन डिसीजन उनका ही होगा, उनको तो लाना ही पड़ेगा। वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है। सिचेन जो वहाँ से निकल जाता है और लिली पीछे पीछे खड़ी खड़ी मुस्कुराती है, एक स्मिक करती है क्योंकि उसे पता है वांग जी नहीं आएगा। कुछ भी हो जाए वांग जी आने वाला नहीं है। दूसरी तरफ सिचेन अपने घर जाता है, वांग जी की हालत देखता है। वांग जी जो शराब में धुत पड़ा हुआ है, उसे अपना कोई होश नहीं है। वो विंग की फ़ोटो को हक करके बैठा हुआ है। सिचेन उसके पास जाता है, बोलता है, गग्गा आज तो चलिए, आज बहुत बड़ी डील है। डैड आप तो समझाइए। वहीं सिचेन का डैड खड़ा था। सिचेन का डैड जो सिचेन की तरफ देखता है बोलता है, मैं समझा कर परेशान हूँ उसे, समझने को तैयार ही नहीं है वो। मुझे सब चिंता होने लगी है इसकी, मैं क्या करूँगा इसका। मुझे लगता है मेरी ही गलती है, मुझे इसकी शादी किसी से करवानी नहीं चाहिए थी, तो ये सही रहता। खैर वांग जी, आज तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम्हारा बहुत ज़रूरी काम है बेटा। तुम्हारी मेहनत, इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पर वांग जी जैसे सुन ही नहीं रहा था। वो विंग की तरफ देखता है, मतलब विंग की फ़ोटो की तरफ, और उसकी फ़ोटो पर हाथ फेरते हुए बोलता है, वी आई लव यू वी। तुमने आज मेरे लिए खाना नहीं बनाया? तुम तो रोज़ शाम को मेरा वेट करते हो ना खाना बनाकर। तुम अपनी कंपनी संभालते हो, मेरा भी ख्याल रखते हो। तुम कितने अच्छे इंसान हो।
मैंने तुम्हें पहले क्यों कुछ नहीं बोला वी। ऐसा बोलकर वांग जी जो वी के लिप्स पर किस करता है, मतलब उसकी फ़ोटो में जो है ना उस पर वो किस करता है और अपनी आंखों से वो उन रुके जाने वाले आंसू को बह जाने देता है। लंजा एक तरह से सदमे में है। वो विंग को जाते हुए मानना ही नहीं चाहता, वो रियलिटी में रहना ही नहीं चाहता, इसलिए वो बस ड्रिंक करता रहता है। मतलब 24 घंटे वो पूरी तरीके से अल्कोहल में डूबा रहता है। कोशिश करने के बावजूद भी सिचन लंजा को वापस नहीं ला पाता है। वांग जी सिचन के साथ नहीं आता, वो मना कर देता है। सिचन जब उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो हाथ झटक देता है और बोलता है, तुम लोग कितने खराब इंसान हो। मैं मेरे विंग से बात कर रहा हूँ ना, मैं मेरे विंग से बात कर रहा हूँ, तब कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा। जाओ सब लोग यहाँ से, जाओ यहाँ से। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो उसे नजर आ रहा था अपने सामने बैठा हुआ, वो कहता है, विंग विंग तुम आ गए, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। वांग जी अपने घुटनों के बल चलकर वहां जाता है जहां उसे विंग दिखाई दे रहा था। वहां जाकर वो वही हवा में किसी को हग कर लेता है और उसे किस करते हुए बोलता है, विंग विंग तुम आ गए, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। ये लोग पागल हो गए हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि तुम नहीं रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते ना विंग, है ना, तुम तो मेरे बाबे हो, है ना विंग। ऐसा बोलकर वो विंग के चिक्स को रब करने लगता है। जहाँ पर कोई भी नहीं था वो वहाँ पर ऐसी हरकतें कर रहा था। लानचेरन बेचारा थक गया है, वो एक गहरी सांस छोड़ता है, सिचन की तरफ देखता है, बोलता है, सिचन जाओ ऑफिस में जाओ, आज मीटिंग है तुम्हारी। वांग जी तो नहीं जाने वाला, तुम ही जाकर संभाल लो। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो ऐसे लगता है कि सब कुछ बर्बाद होने वाला है। अब तो बस मैं एक चमत्कार की ही उम्मीद कर सकता हूँ जो वांग जी को ट्रैक पर ले आए। वांग जी सच में अपना मानसिक संतुलन खोता जा रहा है। ऐसा ना हो कुछ टाइम बाद हमें इसे पागल खाने में भर्ती कराना पड़े। सचिन अपना सर बस हाँ में हिला देता है कि शायद ऐसा ही लग रहा है। सचिन को जबरदस्ती लांचरन धक्का मारते हुए ऑफिस भेज देता है। सचिन जाना नहीं चाहता, वो मीटिंग में क्या बोलेगा, उसे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। उसने आज तक कोई बड़ी मीटिंग हैंडल की है क्या? वो तो जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग में भी कुछ नहीं बोल पाता है। सब लोग जो फैसला लेते हैं सचिन वो मान लेता है, और इसी के चक्कर में तो इतने ज़्यादा लॉस हो चुका है लान कॉर्पोरेशन को। कितने लोगों ने पैसा खा लिया है और सचिन कुछ नहीं कर पा रहा है। वो अपने मुँह से कुछ बोल ही नहीं पाता है किसी को। खैर अभी हम मीटिंग का देखते हैं। यहाँ पर सभी बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए हैं और सचिन भी बैठा हुआ है। जो सीईओ की चेयर है वहाँ पर वो बैठा हुआ है। बाकी लोग बस बैठे हुए हैं, आपस में गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सचिन कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। उसे पता है कि ये सब नहीं होता है मीटिंग में मेन मुद्दे पर डिस्कशन चलता है, लेकिन सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं, किसी को कुछ खबर ही नहीं है। तब वहाँ पर मेन दरवाज़ा है जो खुलता है और वहाँ से वुशियान आता है। वुशियान और वुशियान का मैनेजर दोनों आए थे। साथ में वहाँ पर जियांग चेंग था जो खुद भी आया था उसके साथ में, क्योंकि वो अपने भाई को कैसे अकेला आने दे सकता है। तीनों मेंबर्स वहाँ आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर किसी का ध्यान ही नहीं था। सब लोग अपने आप में मग्न थे। सीजन जो बस अपने सर पे हाथ रख के बैठा था। वुशियान सोच रहा था, तो ये चल रहा है यहाँ, मतलब बेचारा वांग जी उसका तबीयत का खराब हुआ, यहाँ पूरे कंपनी का सत्यानाश करके बैठे हैं लोग। वुशियान थोड़ा खांसता है। तब सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। उसकी तरफ देखते ही सारे बोर्ड मेंबर्स उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे बोलते हैं, मिस्टर जंग आप आ गए। उसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग और वो करते हैं। वो शियान जो चेयर पर आकर बैठ जाता है, जियांग चेंग भी बैठता है और उसका मैनेजर वहीं उसके पास में खड़ा हो जाता है। जियांग चेंग का मैनेजर भी जियांग चेंग के पास में आकर खड़ा हो जाता है। वो लोग वहीं खड़े रहते हैं और बाकी सब बैठ जाते हैं। वहाँ पे डिस्कशन चालू होता है। सब लोग बता रहे थे कि उनकी कंपनी में बहुत सा लॉस चल रहा है और इसलिए वो ये प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। उन लोगों का ये एक तरीके से सौभाग्य है जो मिस्टर जियांग यहाँ आए हैं, खुद आए हैं मीटिंग करने के लिए। पर बोर्ड मेंबर बोल रहे थे कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते, कर ही नहीं सकते। और जियांग चेंग सोच रहा था कि नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उन्हें अपना लॉस वैसे नहीं कराना है। वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसलिए माना था क्योंकि वुशियान ने कहा था। वुशियान को बिजनेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये जियांग चेंग जानता है। इसलिए वो सोच रहा था कि वुशियान है ना, वो शायद छोटी कंपनी से स्टार्ट करना चाहता था। जो कंपनी डूब रही है उससे स्टार्ट करेगा, तो शायद वो सोच रहा था कि कुछ प्रॉफिट वो कमा सके और कुछ ये सीख सके। पर अभी ये लोग ही नहीं मान रहे तो वो क्या कर सकते हैं। जियांग चेंग उठता है, कहता है, वुशियान चलो चलते हैं। अगर ये कंपनी वाले खुद मीटिंग नहीं करना चाहते हैं, खुद हमारे साथ कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते, तो हम कौन होते हैं करने वाले। चलो चलते हैं। वुशियान
अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, आचिंग एक काम करो, तुम जाओ और ये कंपनी मेरे हवाले छोड़ दो। तुम जाओ और अपना काम करो और बाकी सब मुझे छोड़ दो। कम से कम मैं एक कंपनी के साथ खेल ही सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या? ऐसा बोलकर वो शियान जियांग चेंग की तरफ पपी फेस बनाकर देखता है। जियांग चेंग बोलता है, अरे बाप रे, ऐसा फेस मत बनाओ, ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी, और हाँ शाम को ज़रूर डिनर पर आना, मॉम एंड डैड तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ऐसा बोलकर जियांग चेंग तो वहाँ से निकल जाता है। जियांग चेंग को कोई नहीं पड़ी है, रद्दी भर नहीं पड़ी है, ये कंपनी डूबे चाहे उठे चाहे कुछ भी हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो शायद लॉस भी कर देता है ना, तब भी जियांग चेंग को फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका ऐसा है कि उसका भाई खुश है ना, तो वो भी खुश है, क्योंकि भला भाई उसका भाई ना अभी गायब हो गया था 6 महीने पहले, और तब से अब मिल आया उसे वापस। तब से मतलब उसको 2-3 दिन में ही उसका ऐसा हो गया था कि पता नहीं उसका भाई कहाँ है, कैसा है, किस हाल में है, बहुत बुरा हाल था उसका। और अब जब उसे वो वापस मिला है तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके भाई ने उस लड़की को भी तो छोड़ दिया है। 6 महीने से वो लड़की आसपास भी नहीं मिल रही है वुशियान के, और वुशियान भी उस लड़की को घर पर नहीं लेकर आया है। तो जियांग चेंग बहुत खुश है। अब वुशियान कितना ही लॉस करे उसे फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी डुबो भी देना तो भी फर्क नहीं पड़ता है। खैर जियांग चेंग तो जा चुका था अपने मैनेजर के साथ में, अब था वहाँ पर वुशियान और वुशियान का मैनेजर जिसका नाम है शुयांग, जिसने वुशियान की तरफ देखा और कहा, सर क्या हम सच में इनके साथ डील करने वाले हैं? वुशियान जिसने घूर कर शुयांग की तरफ देखा और शुयांग चुप हो गया। वुशियान जो अब सचिन की तरफ देखता और कहता है, मिस्टर लान आप बताइए कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे? मैं इन बोर्ड मेंबर्स की बात को टाल दूंगा अगर आप मान जाएं तो। सचिन जो कहता है, "म- म- मैं हाँ आप बताइए आपका क्या फैसला है?" सचिन जो बेचारा हक्का बक्का हो गया था, वो क्या बोले, उससे तो आज तक किसी ने कुछ पूछा ही नहीं है। सचिन जो कहता है, ये कंपनी गगा की है, अगर गगा बता दे तो अच्छा रहेगा। गगा अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो शायद जल्दी कंपनी आएंगे, वो बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो शियान जो सचिन की तरफ देख रहा था एकटक, वो शियान जिसने कहा, ओके चलो। वो शियान खड़ा हो गया। सचिन जिसने कहा, कहाँ जाना है?" वो शियान जिसने कहा, तुम्हारे भाई के पास, मैं उससे खुद पूछूंगा क्या वो डील करना चाहता है या नहीं। सचिन बेचारा सोच रहा था उसका भाई तो रिस्पॉन्स करने की हालत में ही नहीं है, वो कैसे ले जाए, लेकिन वो मना भी नहीं कर पा रहा था। वो बेचारा इतना भोला भाला इंसान है ना, किसी को मना ही नहीं कर सकता। सचिन जो आगे आगे चल रहा था, वुशियान उसके पीछे पीछे, और सारे बोर्ड मेंबर्स बस चुपचाप वहीं बैठे रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं है वुशियान के सामने कुछ भी बोलने की। उन्होंने अगर मुंह भी खोल दिया और वुशियान को गुस्सा आ गया तो उनकी कंपनी और वो खुद सब डूब जाएगा, इसलिए वो अपना मुंह भी नहीं खोल सकते। खैर अभी हम देखते हैं लान मैंशन का सीन, जहाँ पर वुशियान इतने महीनों के बाद आया है और उसे अलग तक खिंचाव महसूस हो रहा है इस घर से। उसे पता है इस घर में उसके लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसे इस घर से बहुत सा खिंचाव महसूस हो रहा है। सचिन जो कहता है, सर आप अंदर चलेंगे?" वुशियान जो कहता है, मुझे तुम्हारे भाई से तो मिलना है, अंदर ही जाकर मिलूंगा, और डोर पर तो तुम उसे बुलाओगे नहीं। सचिन जो कहता है, आप अच्छा मजाक करते हैं, मैं सीरियस हूँ। सचिन जो उन्हें अंदर ले जाने लगता है, बेचारा बहुत डरा हुआ था। जब सचिन अंदर पहुंचता है तो वहाँ पर लांचरन बैठा हुआ था। लांचरन जो अपने सर पर हाथ देकर बैठा हुआ था, वो अपने हाथ को ना मतलब अपने हाथ से अपने सर को सहला रहा था। तब वो देखता है कि उसका बेटा वापस आया, तो उसने कहा, सचिन मैंने तुमसे नहीं कहा था कि वो मीटिंग सही से हैंडल करना, वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना ही चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सचिन जो अपने पीछे इशारा करता है। लांचरन जो कहता है, क्या है? सचिन जो कहता है, वो मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि गगा फैसला करेंगे, तुम्हारे यहीं ले आया। लांचरन जो पीछे देखता है और वो जियांग वुशियान को देखकर एकदम शॉक में आ गया, तो उसने कहा, तुम बेवकूफ़ हो, आइए बैठिए बैठिए। वो वुशियान को एकदम बिठा देता है पास में। वुशियान को याद आया कि इन्हें उसने देखा है, हाँ ये कई बार उसके घर आए थे, और एक यही इंसान थे जो जब भी यहाँ आते थे तो उससे कभी कुछ गलत नहीं कहते थे, हमेशा प्यार से बात करते थे, उसके सर पे हाथ फेरा करते थे, और इनसे उन्हें हमेशा फादरली वाली वाइब्स आया करती थी, इसलिए वुशियान इनको पसंद भी करता है। खैर अभी वुशियान वही बैठ गया था। उसने कहा, कहाँ है मिस्टर लान? नए सीईओ ने बोला था कि मिस्टर लान ही फैसला करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। लान चिरंजिस ने कहा, हाँ उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मैं बता देता हूँ, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, हम रेडी हैं इसके लिए। वुशियान जिसने कहा, नहीं नहीं नहीं, अब तो फैसला मिस्टर लान ही करेंगे, मैं लान वांगजी से मिलना चाहूँगा, कहाँ है वो?
मिस्टर लान, मिस्टर लान। विंग वहीं बैठा बैठा चिल्लाने लगा था। कुछ टाइम बाद वहाँ पर लानवांग जी आता है, अपने हाथ में विंग की तस्वीर लेकर। वो कहता है, कौन क्यों चिल्ला रहा है? मेरा विंग सो रहा था, उसे परेशान कर दिया तुम लोगों ने। तुम लोग कितने बेकार हो ना, मेरे विंग को चैन से सोने भी नहीं दे सकते। उसने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। विंग बेबी, तुम ठीक हो ना? देखो मैंने डांट दिया सबको, अब तुम्हें नींद आ जाएगी, तुम आराम से सो सकते हो। वो शियान खड़ा हो चुका था। वो वांग जी की ये हालत देख रहा था और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है जो वो देख रहा है। वो शियान वांग जी के पास आता है। वो कहता है, वांग जी कहता है, हे, मेरा नाम ऐसे मत लो। मेरा हस्बैंड मुझे जो चाहे बुला सकता है, वो मुझे गालियाँ भी दे सकता है। विंग, तुम्हें याद है एक बार जब मैं बिना खाना खाए चला गया था, तुमने मुझे कितनी गालियाँ दी थी? तुम्हें तो पता ही नहीं है। मैं तो बस बाहर जाकर खड़ा होकर तुम्हें सुन रहा था और मैं बस हंस रहा था। फिर मैं वापस आया था और अपना ब्रेकफास्ट करके गया था। तुम्हें याद है ना विंग? तभी लंजा दोबारा बोलता है, मुझे पता ही था तुम्हें याद होगा। तुम भी तो मुझसे इतना प्यार करते हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। मेरा विंग बेस्ट है। बेचारा वो शियान बस देख रहा था एकटक। उसे यकीन नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर जो वो देख रहा है। कितनी बुरी हालत हो चुकी है लंजा की। वांग जी क्या उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है? वो शियान के दिल में एक कसक सी उठाई थी। उसे लग रहा था कि उसने बहुत गलत कर दिया है। कम से कम वांग जी को तो सच बता देना चाहिए था। वांग जी की ऐसी हालत नहीं होती। विंग जो लांचरन की तरफ देखता और कहता है, क्या ये फैसला करेंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? मुझे लगता है इनके पास इनकी वीकनेस है और इनकी वीकनेस है इनका हस्बैंड, जिसके मरने के बाद ये किसी हाल में ही नहीं रहे हैं। और मुझे लगता है कि इतने में विंग के फेस पर एक जोर का मुक्का पड़ा था जो कि वांग जी ने मारा था। वो तस्वीर साइड में पड़ी हुई थी और वांग जी गुस्से से वो शियान को देख रहा था। वो शियान जो बेचारा साइड में हो गया था वो तुरंत उठता है और अपनी नोज को पकड़ लेता है। उसकी नोज से ब्लीडिंग होने लगी थी। लांचरन जो टिश्यू पेपर लेकर आया था उसने कहा, मिस्टर जांग माफ़ कीजिए, मेरा मेरा नेफ्यू थोड़ा सा मानसिक रूप से पीड़ित हो गया है। कुछ टाइम पहले ही उसके हस्बैंड की डेथ हुई है। वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता था पर उसे कभी बता नहीं पाया। रिग्रेट में वो पूरी तरह से पागल हुए जा रहा है। वो शियान जो वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी को ना एक जोर का थप्पड़ खींच के मारता है। वहाँ पर हर एक व्यक्ति शॉक में था कि ये क्या हुआ। वांग जी खुद बहुत हैरान था। उसने अपने गाल को पकड़ते हुए वुशान की तरफ देखा। वुशान ने कहा, तुम पागल हो गए हो। ये इंसान जो मर चुका है उसके लिए तुमने जिंदा इंसान के ऊपर हाथ उठाया है। वेट एंड वॉच लानवांग जी, मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं। तुम बचोगे नहीं मुझसे। मेरे ऊपर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे घर में आज तक मुझसे किसी ने उंगली तक उठाकर बात नहीं की और तुमने डायरेक्ट मेरे मुंह पर मुक्का मारा है। इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। यू वेट एंड वॉच लान फैमिली, मैं क्या करता हूँ। ऐसा बोलकर वो शियान वहाँ से निकल जाता है। शुयांग उसके पीछे पीछे जाता है, बोलता है सर सर सर, ऐसा बोलते हुए उसके पीछे पीछे निकल जाता है। और बेचारा सिचन जो वहीं बैठ गया था उसने कहा, हाँ हाँ बाबा, गगा ने गड़बड़ कर दी है। अब लगता है हम में से कोई नहीं बचेगा। जियांग फैमिली कितनी ज़्यादा पावरफुल है ये तो सब लोग जानते हैं। हमने उनसे पंगा ले लिया है, अब हमारा कुछ नहीं होगा। बेचारा वांग जी जो अभी भी सदमे में खड़ा था उसने फिर उसे जाने दिया और कहा, विंग विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें नीचे गिरा दिया ना। वो विंग की तस्वीर को फिर से उठा लेता है और कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो बेबी, मैंने तुम्हें गिरा दिया ना। लान चिरन जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। अब ये वांग जी की वजह से उन्हें क्या क्या देखना पड़ रहा है और ये खुद भी कितना ज़्यादा पागल हुए जा रहा है। लान चिरन जो विंग की तस्वीर को छुड़ाते हुए कहता है, छोड़ो इसे छोड़ो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है वांग जी। तुम्हारी सालों की मेहनत ऐसे बर्बाद हो गई है आज। तुम्हारी वजह से तुम्हारी पूरी कंपनी डूब चुकी है। जब तुम होश में आओगे तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा कि तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तुमने अपने हाथों से अपने भविष्य का गला घोट दिया है, वो भी सिर्फ एक लड़के के लिए। मुझे ये लड़का बहुत पसंद था पर लगता है इसके मरने के बाद मैं इससे नफरत करने लगूंगा सिर्फ तुम्हारी वजह से। बेचारा ये जो ना तो जिंदा रहते हुए तुम्हारे प्यार को भाप पाया और मरने के बाद तुम्हारी जिंदगी तबाह करने पे तुला है। लान चिरन बस एक गहरी सांस छोड़ सकता है। वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वांग जी ने फिर से उस तस्वीर को अपने गले से लगा लिया है और वो उस तस्वीर को चूमे जा रहा है और बस में खोया हुआ है। बेचारा वांग जी एक तरीके से मानसिक संतुलन अपना खो चुका है और उसकी कंपनी पूरी तरह से डूबी जा रही है।
दूसरे प्लान कॉरपोरेशन में जहां पर उथल पुथल मच चुकी है क्योंकि उनकी कंपनी के शेयर्स अचानक से काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि उस कंपनी में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है ना वो आ गया है। उनकी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स किसी ने खरीद लिए हैं, लगभग 40% शेयर्स जियांग कॉरपोरेशन ने खरीद लिए हैं हाथों हाथ, जिससे उस कंपनी की रेपुटेशन लगभग वापस आ गई है। काफ़ी लोग उसमें जो इन्वेस्टर से जो निकाल रहे थे अपना मनी, उन सारे शेयर्स को जियांग कॉरपोरेशन ने खरीद लिया है। 40% शेयर्स जियांग कॉरपोरेशन के हाथ में है, और वो भी जियांग वुशान के नाम पर। सब लोग बस उथल पुथल मच रही है। यहाँ पर लान फैमिली में जहाँ लान चिरन अपना सर पकड़ के बैठा है, उसका फ़ोन बजता है। वो अपना फ़ोन उठाता है, तब उसे पता चलता है कि जियांग कॉरपोरेशन के 40% शेयर्स, सॉरी, लान कॉरपोरेशन के 40% शेयर जियांग कॉरपोरेशन ने खरीद लिए हैं, वो भी जियांग वुशान ने, जिससे उनके शेयर्स की कीमत काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि वो कंपनी बहुत रेपुटेड कंपनी है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो उसके शेयर्स की कीमत बढ़ गई है। ऐसा हुआ है अचानक से ही। और बेचारा लान चिरन हैरान है। वो सोच रहा है कि शायद जियांग वुशान पूरी कंपनी को खरीदने वाला है और फिर उसे नष्ट कर देगा, उसे जियांग कॉरपोरेशन में मिला लेगा, लान कॉरपोरेशन का नाम ही नहीं बचेगा। लान चिरन जो बोलता है सिचन से, हो गया काम तमाम। 40% शेयर्स उसके हाथ में जा चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब रही बात 60% शेयर्स की, तो 51% शेयर्स वांग जी के नाम पर है, और वांग जी अभी उस हालत में नहीं है, तो उसे पावर ऑफ अटर्नी नहीं दी जा सकती। बाकी के शेयर्स तुम्हारे पास हैं, हम बेटा संभल के रहना। जी सिचन जो कहता है, हाँ बाबा मैं रहूँगा संभल के, पर अभी हम क्या करें, काका की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा लगता है काका कभी होश में नहीं आएंगे। तब वहाँ पर कुछ लोग आ गए थे, वहाँ मीडिया आ गई थी। मीडिया हाउस ऐसा लग रहा था कि लान फैमिली पे हमला करने वाला है। वहाँ आकर सब लोग बस एक ही सवाल पूछे जा रहे थे, क्या हुआ है, आपका जियांग कॉरपोरेशन के साथ क्या संबंध है, जियांग फैमिली ने आपकी हेल्प क्यों की है, उन्होंने आपके कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदे हैं, क्यों उसकी कंपनी के शेयर्स को बढ़ा दिया है, क्यों आपकी कंपनी को हेल्प कर रहे हैं। ये सारे सवाल पूछे जा रहे थे। मतलब कुछ ही घंटों में इतना ज़्यादा हंगामा कर दिया था वुशान ने कि कोई सोच भी नहीं सकता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग फैमिली में, जहाँ पर वुशान अपने घर पर था, वहाँ पहुँचकर वो अपनी मम्मा को हक करता है, बोलता है, मम्मा आज मैंने बहुत काम किया है, मैं बहुत थक गया हूँ, क्यों ना आप मेरे सर दबा दो, मेरा सर भी दुख रहा है। मैडम यू जो वुशान को वहीं बिठाती है, कहती है, अच्छा मेरा बेटा थक गया है, बैठो। वो विंग का सर दबाने लगती हैं और सर दबाते दबाते पूछती हैं, आज क्या कारनामा करके आए हो तुम, आज तुम्हारे कंपनी का दूसरा दिन था ना। विंग ने कहा, हाँ मम्मा, मैंने ना लान कॉरपोरेशन के 40% शेयर्स खरीद लिए, और उस कंपनी को मैंने इतना ऊंचा कर दिया है अभी कि उसके शेयर्स की कीमत बहुत बढ़ गई है। मैडम यू जिन्होंने अपनी आंखें मलते हुए कहा, पर तुमने ऐसा क्यों किया। विंगेस ने कहा, मम्मा अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो क्या आप विश्वास करोगे मेरे बारे में। मेरा मतलब आपने मेरे पहले प्यार को ठुकरा दिया था ना, उस लड़की को जिसका नाम वांग लिनजाओ था, आपने उसे मुझसे दूर कर दिया था क्योंकि वो लड़की मेरे लिए ठीक नहीं थी। मैडम वो मुंह बनाते हुए कहती हैं, वो अभी भी ठीक नहीं है, मुझे अभी भी वो पसंद नहीं है। हाँ। विंग बोलता है, अगर मैं उसकी जगह किसी और को आपके सामने लाके खड़ा कर दूं तो। मैडम यू थोड़ी देर सोचती और बोलती है, वैसे तो मैं उस इंसान को परखना चाहूँगी, पर हाँ मैं तुम्हें 50% चांस देती हूँ कि मैं उसके लिए हाँ कर दूँगी। 50% निर्भर करता है कि वो इंसान कौन है, किस तरीके का इंसान है। अगर वो इंसान सही हुई तो मैं उसके लिए भी हाँ कर दूँगी। विंगजिस ने अपनी मॉम को हक किया और कहा, यू द बेस्ट मॉम। ऐसा बोलते हुए वुशान ने मैडम यू के चिक्स पर किस किया और कहा, अब बहुत अच्छे हो। मैडम यू विंग की तरफ देखते हुए बोलती हैं, अच्छा मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम्हारी बात मानती हूँ तो बहुत अच्छी हूँ, बताओ कौन है वो इंसान। विंगजिस ने कहा, मैम मॉम वो लड़की नहीं है, मुझे लड़का पसंद है। ऐसा बोलते हुए विंग अपने आंखों को ना नीचे झुका लेता है और मैडम यू विंग की तरफ देखती हैं। उन्होंने कहा, तुम्हें लड़का पसंद है विंग। विंगस ने कहा, हाँ मॉम, मुझे पहले रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं उस लड़की से दूर हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उससे कभी प्यार करता ही नहीं था। मुझे तो किसी और से प्यार था जिससे मैं 2 साल पहले मिला था, और धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। और दूसरी बात तो वो इंसान शादीशुदा था, इसलिए मैं किसी को बताया ही नहीं। मैडम ये बोलती हैं, तुम 2 साल पहले उस लड़के से मिले और प्यार करने लगे, फिर तुम इस लड़की के पीछे क्यों थे। विंगजिस ने कहा, मैंने कहा ना मॉम, वो शादीशुदा था और मुझे अट्रैक्शन थी वांग लिनजाओ से, मैं उसे प्यार समझ बैठा, मैंने गड़बड़ कर दी।
मैडम यू विंग के बालों में हाथ फेरते हुए बोलती है, तो बेटा वो कौन है जिसे तुम प्यार करते हो? वो सही इंसान तो है ना? वो क्या कोई आर्ट फील्ड से बिलोंग करता है या फिर कोई डॉक्टर है? बताओ। विंग जो कहता है, मॉम वो एक बिजनेसमैन है। मैडम यू बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं वो लानवांग जी हो? विंग जिसने कहा, आपको कैसे पता? मैडम यू कहती हैं, तुम तुम्हें वही इंसान मिला था। विंग वुशान बोलता है, क्यों मैम वो अच्छा नहीं है? कम से कम वांग लिनजाओ से तो अच्छा ही है। विंग जिसने मुंह बनाते हुए बोला। मैडम यू थोड़ा हंस पड़ी, उन्होंने कहा, हाँ वो तो ठीक है, वांग लिनजाओ से तो 1000 गुना अच्छा है। वैसे मैंने सुना है अभी कुछ टाइम पहले उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, वो अभी सिंगल है, तुम उस पर ट्राई कर सकते हो। वुशान जिसने कहा, पर वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता है, एकदम पागल हो गया उसके लिए। मैंने देखा था आज मैं उसके घर गया था। अब कैसे गया ये मत पूछना, बस मैं गया था और मैंने देखा वो अपनी हस्बैंड की तस्वीर को ऐसे हक करके बैठा था और उससे इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। वो ना पूरा पागल हो चुका है। मैडम यूजन ने कहा, तुम मुझसे अभी भी शादी करना चाहोगे? विंगस ने कहा, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था, शादी करूंगा मैं उनसे। तभी मैडम यू बोलती हैं, ना 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 नहीं मेरा मतलब वो नहीं था विंग। वुशान ऐसा मत करो बेबी। वुशान जिसने ठान लिया तो उसने कहा, नहीं मॉम आप अभी अनाउंस करो, डैड को बुलाओ और भाई को बुलाओ, जीजे को बुलाओ, सबको बोलो कि मैं शादी करना चाहता हूँ, वो भी लानवांग जी से। अगर आप लोगों ने नहीं कराई तो फिर देख लेना। आपको याद है ना मैं कैसे पिछली बार गायब हो गया था, इस बार ऐसा गायब होऊंगा कि वापस। इतना ही बोला था विंग ने कि मैडम यू ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और कहा, अगर ऐसा फिर से बोला ना मैं तुम्हारी डंडे से पिटाई करूंगी। वो शियान हंसने लगता है, मैडम यू भी हंसने लगी। मैडम यू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि लानवांग जी कितना ही मेंटली पागल क्यों ना हो, लेकिन वो जियांग हाउस में ही रहेगा, विंग कहीं नहीं जाएगा। विंग ने तुरंत हामी भर दी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वांग जी यहाँ रहे कहीं रहे, बस उसे वांग जी से शादी करनी है, वो वांग जी से प्यार करता है, इतना विंग ने बोल दिया। विंग ऐसा क्यों कर रहा है ये तो विंग ही जाने। खैर अभी मैडम यू जिन्होंने जांग फेमियन को, जियांग चिंग को और जियांग यानली को सबको बुलाया और बताया कि वुशन क्या चाहता है, और वुशन जिद पर अड़ गया है, वरना ना तो वो आज खाना खाएगा ना पानी पिएगा, कुछ नहीं करेगा। मैडम यू ने ये साफ साफ बोल दिया था कि हाँ उनका तो इसमें सपोर्ट है, वो वांग लिनजाओ को पसंद नहीं करती और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी वांग जी की शादी विंग से कराने के लिए वो तैयार है। और हैरानी की बात यह है, वुशान को हैरानी इस बात की हुई कि सारे लोग मान गए। मतलब सब लोग वांग लिनजाओ से इतना परेशान हो चुके हैं कि विंग अगर किसी भिखारी को भी पकड़ के ले आए तो उससे उसकी शादी करा दे, फर्क नहीं पड़ता है कि वो लड़का हो या लड़की, बस वांग लिनजाओ से बचना चाहते हैं वो लोग, और कुछ भी नहीं। अभी हम देखते हैं इवनिंग का सीन, जहाँ पर मीडिया बैठी हुई है। जियांग फैमिली ने एक बड़ी से होटल में मीडिया को बुलाया है, सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वुशान भी वहाँ बैठा हुआ है और सबसे पहले बैठे हुए हैं जियांग फैमियन, जो कि जियांग कॉर्पोरेशन को अभी के लिए छोड़ चुके हैं अपने बेटों के हवाले। खैर वहाँ जियांग वुशान के बारे में अनाउंस किया जाता है कि जियांग वुशान उनका बेटा है और वो अब इस कंपनी को संभालेगा। जियांग फैमिली ने ये डिसाइड किया है कि जियांग वुशान भी इस कंपनी को संभालेगा और जियांग चेंग भी इस कंपनी को संभालेगा, दोनों मिलकर इस कंपनी को संभालेंगे और जियांग यानली वो अपना काम करेगी। इसके अलावा वो एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं ये कि उनके दोनों बेटे जियांग वुशियान और जियांग चेंग शादी करने वाले हैं बहुत जल्द, और उनके पार्टनर्स का नाम भी आज अनाउंस होगा। उन्होंने अनाउंस करते हुए बोला कि जियांग चेंग की शादी वो लोग लान सिचेन से कराने वाले हैं और लान सिचेन इसके लिए तैयार है। जियांग वुशियान की शादी वो लान वांग जी से कराने वाले हैं। ये सब कुछ अनाउंस हो चुका था और ये खबर टीवी के टेलीकास्ट के जरिए, मतलब लाइव टेलीकास्ट के जरिए लान फैमिली को पता चली थी कि उनके दोनों बेटे की शादी तय हो चुकी है और लान चरण को खुद ही नहीं पता है। लान चरण बेचारा इतना सदमे में था कि वो बेहोश हो चुका था और सचिन उसे संभाला आता। सचिन खुद हैरान था कि ये कब हुआ और वो क्यों करेगा शादी, उसे नहीं करनी है। असल में जियांग फैमिली ने ये बोला था विंग के सामने शर्त रखते हुए कि वो लोग विंग की शादी जरूर करवाएंगे वांग जी से, लेकिन एक शर्त पर, अगर उस फैमिली का कोई एक मेंबर जियांग चेंग के साथ में रिलेशनशिप में आ जाए, वरना वो लोग नहीं कराएंगे। और जियांग चेंग ने भी यही कहा क्योंकि वो अपने भाई को किसी भी हाल में दुखी होते हुए नहीं देख सकता। वो उस फैमिली को बोलेगा, अगर उस फैमिली ने जरा सा भी वुशियान को फोर्स करने की, टॉर्चर करने की कोशिश भी की तो उनका फैमिली का दूसरा मेंबर तो गया, वो उसे फोर्स करके दबा के रखना चाहते हैं, इसलिए ऐसा किया गया था। और वुशियान ने कहा कि जियांग चेंग अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहा है, उसे कोई पसंद है तो उससे शादी करे ना, विंग के लिए ऐसा नहीं करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जियांग चेंग जिसने कहा कि उसे कोई पसंद नहीं है,
वो अपनी लाइफ टाइम सिंगल रहने का सोच रहा था। अगर अभी कोई उसकी ज़िंदगी में आता भी है तो कोई बात नहीं, और वैसे भी वो लड़का इतना भी बुरा नहीं है जिसे वो देख कर आया है। और वो बेचारा इतना डरपोक टाइप का इंसान है। जंग चिंग उसे हिम्मत वाला बनाएगा और बिजनेस करना सिखाएगा। और वैसे भी विंग तो यही चाहता है ना कि लान फैमिली थोड़ा उठ जाए, उसका कॉर्पोरेशन डूबे नहीं, तो वो नहीं डूबने देगा। फाइनली वुशन मान गया था। अभी हम देखते हैं इसके बाद एक हफ्ते बाद का सीन, जहाँ पर बेचारा लान फैमिली खड़ा हुआ है, वहाँ पर वी फैमिली भी आया है। वी फैमिली तो मुंह बना रहा है कि आखिर ये हुआ कैसे। लान कॉर्पोरेशन उनके हाथ में आना था क्योंकि विंग उनके सन इन लॉ था ना, अभी कैसे आएगा। पर उन लोगों को बुलाया गया था और वुशान के कहने पर ही बुलाया गया था। वो लोग वहीं बैठे हुए थे, मतलब वहाँ पर वी झाओचंग भी था, जो कि अभी वी कॉर्पोरेशन का सीईओ है। यह जो कॉर्पोरेशन उसके नाम पे कर दिया गया है, पहले विंग के नाम पर था, वो भी वहाँ बैठा हुआ था। वुशियान जो अभी बहुत अच्छे से सज धज के खड़ा हुआ था। जियांग चिंग भी वहीं था और वांग जी को ज़बरदस्ती लाया जा रहा था। वांग जी आना नहीं चाहता था, उसका था कि वो शादी नहीं करेगा। और सब लोग देख पा रहे हैं कि वांग जी अपोज कर रहा है शादी का, वो नहीं करना चाहता है। वो बोल रहा है मैं विंग से प्यार करता हूँ। विंग 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 तुम कहाँ हो? विंग वी वांग जी वी को चिल्लाया जा रहा है, लेकिन वो वुशान से शादी नहीं करना चाहता। वुशान वांग जी को जबरदस्ती पकड़ता है, उसके दोनों हाथों को। विंग को अब एहसास होता है कि वुशान की बॉडी कितनी एकदम मस्कुलर है। खैर विंग ने भी इसे मेंटेन करने की पूरी पूरी कोशिश की है। जियांग चिंग के साथ में रोज वो जिम जाता है, जबरदस्ती जिम करता है। हालांकि उसे ये पसंद नहीं है, लेकिन वो करता है क्योंकि ये बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो इसे वीक नहीं करना चाहता है। इसका ओनर क्या सोचेगा वरना कि इतनी अच्छी बॉडी दी है उसने और ये व्यक्ति उसका ख्याल ही नहीं रखता। खैर अभी वुशन वांग जी के हाथों को टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी वैसे ही कमज़ोर हो चुका है क्योंकि वो ना तो ठीक से खा रहा है, ना ठीक से सो रहा है, ना ठीक से कुछ कर रहा है, और जिम तो वैसे भी नहीं जा रहा है। और उन दोनों के कपल्स की वहाँ पर शादी हो जाती है, ज़बरदस्ती सही पर हो जाती है। सृजन जो कि बहुत रो रहा था, अब विदाई का टाइम था तो वो रो रहा था। अंकल चरण को हक करते हुए बोलता है डैड मैं नहीं जाऊँगा, प्लीज़ मुझे रोक लो। गगा 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 को जाने दो, गगा गए भाड़ में, मुझे नहीं पड़ी उनकी, मुझे तो रोक लो। अंकल चरण बोलते हैं सचैन मेरी बात सुनो, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हें उसका ख्याल रखना है, ऐसा मत बोलो, उसका ख्याल रखना। हाँ मैं साथ नहीं रहूँगा तो उसे देखते रहना, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे उसके साथ। तुम्हारे साथ तो ज़बरदस्ती शादी कर ही ली है इन लोगों ने। लेकिन बेचारा सचिन मान ही नहीं रहा था। अंकल चना उसे डांटते हुए भेजते हैं और सचिन रोते रोते निकल जाता है। जियांग जिंग को बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब देखने में, उसे ये कॉमेडी लग रहा था। उसकी फैमिली में आज तक ऐसी कॉमेडी हुई नहीं है, मतलब ये कुछ ट्रेजेडी जैसा हुआ है जो वुशियान ने करवाया है उससे, लेकिन उसे बड़ा मज़ा आ रहा है ये सब देखते हुए। यहाँ पर वांग जी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन विंग ज़बरदस्ती अपना एकदम दिखा रहा है पावर, जो कि विंग कभी नहीं करता है, वुशन कभी नहीं करता, यही जो पहली बार कर रहा है। बाकी फैमिली को तो बड़ा मज़ा आ रहा है अभी, पता नहीं क्यों लेकिन मज़ा आ रहा है। खैर अभी वो घर पर आ चुके थे। लान वांग जी जो कि विंग के साथ जाना ही नहीं चाहता, वो बोल रहा है मैं नहीं जाऊँगा, मैं मेरे विंग के पास जाऊँगा। वो मान ही नहीं रहा था, बच्चों की तरह हरकत कर रहा था। वुशन को ये देख करके बुरा तो लग रहा था, पर उसे बड़ा मज़ा भी आ रहा था क्योंकि इस इंसान को उसने ऐसी हालत में कभी नहीं देखा। और अभी वो उसे खींचते हुए कमरे में ले जाता है, बेड पर पटकता है, उसके हाथों को पिन करता है, बोलता है श्श, अगर तुमने आवाज़ भी की ना तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो तुमने अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं किया होगा। वांग जी एकदम चुप हो जाता है और वो विंग को देखने लगता है। वुशन को देखता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता कि मैंने उसके साथ कुछ किया है कि नहीं किया है, बोलो। वुशन वांग जी को वहीं छोड़ देता है, दरवाज़ा बंद करता है, अपने कपड़ों को निकालते हुए बोलता है तुम्हारी हालत देखकर ही पता चलता है। वांग जी बेचारा पीछे हटने लगा, उसने कहा क्या 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 मतलब तुम्हारा, दूर आओ, मेरा विंग कहाँ है, मुझे मेरे विंग के पास जाना है। बेचारा वुशन तो मतलब उसका मूड का कचरा हो चुका था। ये इंसान विंग विंग चिल्लाकर थकता नहीं है क्या। हालांकि वो खुद ही विंग है, लेकिन वो चाहता है कि वांग जी मूव ऑन करे। खैर उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है वांग जी के साथ रहने का या कुछ भी करने का, वो बस वांग जी को थोड़ा सेटल करना चाहता है। उसकी इतनी सालों की मेहनत को बर्बाद होते हुए वुशन से देखा नहीं गया, क्योंकि वांग जी ने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उसके तो प्यारे प्यारे कुछ कुछ मूवमेंट्स विंग को याद है अपने दिमाग में। विंग अपने पास्ट लाइफ का कुछ इंसिडेंट सोचता है, जहाँ पर जब वो वांग जी के लिए खाना बना रहा था तो एक बार खाना बनाते हुए उसकी फिंगर थोड़ी सी कट गई थी, उसके हाथ से चाकू गिरा था, उस आवाज़ से वांग जी किचन में आ गया था। बिना एक शब्द कहे वांग जी ने विंग के हाथ को उस दिन पहली बार पकड़ा था, पकड़ के उसने सिंक के नीचे लगाया, उस खून को धुला, फिर उसको बैंडेड किया और खुद ही एप्रल पहनकर खाना बनाने लगा।
दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उसने विंग के लिए सर्व किया, विंग के लिए चेयर पुल किया, विंग को बिठाया और फिर अपने हाथों से विंग को खिलाया भी और फिर खुद अपना ब्रेकफास्ट करता है और निकल जाता है। इसके बाद का विंग को एक और इंसिडेंट याद आता है। रात के टाइम पे जब विंग अपना बिस्तर बना रहा था तब वांग जी नहाकर बाहर आया था एक टॉवल में। उसने अपने वेस्ट के अराउंड बस एक टॉवल लपेटा हुआ था। वांग जी की पूरी चेस्ट विजिबल थी, उसके मस्कुलर जो बॉडी थी वो दिखाई दे रही थी विंग को। विंग उसे बस देख रहा था। वांग जी विंग के पास आया था, विंग के हाथों पकड़ के अपने एप्स के ऊपर रखा था और वहाँ पर उसे फहराने लगा था। विंग भी वांग जी की आंखों में देख रहा था। उसके बाद में वांग जी ने भी विंग को हक किया था और उसके बाद विंग को गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटाकर उसके पास ही लेट गया था और देखते देखते वो सो गया था। विंग को तो लगा था उस दिन उनके बीच में कुछ हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ था। ऐसे कुछ कुछ स्वीट मोमेंट्स थे उनके बीच में। यहाँ पर वांग जी ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन हाँ अपने एक्शंस के थ्रू उसे प्यार जरूर महसूस कराया। उसे कभी कुछ गलत नहीं बोला। लेकिन हाँ, वांग जी को विंग ने यह भी नहीं बताया कि विंग के साथ कुछ गलत होता है घर में। होता था। वांग जी की बड़ी बहन, जिसका नाम आज तक विंग को नहीं पता है, जिसे सब लोग सिज्जे सिज्जे बोलते थे, मतलब सिज्जे वाला सिज्जे नहीं, सिज्जे सिज्जे वो बोलते थे। वो लड़की विंग को बहुत टॉर्चर करती थी। जब भी घर आती थी विंग से पूरा घर का काम कराना, जो तो कि विंग करता ही था। इसके अलावा विंग को मारना पीटना ये भी चलता था। वांग जी विंग के साथ इंटीमेट नहीं होता था तो वांग जी को पता ही नहीं चला कि विंग के ऊपर फिजिकली टॉर्चर भी होता है और मेंटली तो उसे बहुत टॉर्चर किया जाता था। बहुत बुरा हाल था उसका। इसके अलावा विंग का जो भाई है झाओ चेंग, वी झाओ चेंग, वो खुद भी लान मैंशन में जब चाहे मुंह उठा के आता था और विंग को परेशान करता था। वो विंग का एकदम कज़न है, बहुत क्लोज वाला कज़न है और वो उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश भी करता था, जो कि विंग को कभी पसंद नहीं आया। लेकिन वो कभी वांग जी को बता ही नहीं पाया। उनके बीच में ओपन कम्युनिकेशन नहीं था, शायद इसीलिए ही ऐसा हुआ। 5 साल के रिलेशनशिप में भी वो लोगों ने बहुत कम ही बात की होगी। लगभग 5 साल के रिलेशनशिप में उन्होंने 5 से 6 बार ही बात की है और वो भी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की। इसके अलावा वांग जी बस अपने एक्शन से विंग को ऐसा महसूस कराता था कि हाँ वो है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। खैर अभी विंग अपने बैक टू प्रेजेंट आता है, जहाँ पर वो देखता है कि वांग जी सो चुका है, बिल्कुल पीसफुली सो चुका है बच्चों की तरह। विंग उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है और बाहर निकल जाता है। बाहर वो रूफ टॉप पर आया था, जहाँ पर वो देखता है कि सिचन खड़ा हुआ है। सिचन जो कि आसमान में देख रहा है चांद को। सिचन जब यहाँ आया था तब तो उसे लगा था कि पता नहीं उसके साथ क्या ही होगा, लेकिन जियांग चेंग जो उसे कमरे में ले जाता है, उसके सामान को वहीं रखता है और कहता है कि तुम अच्छे से बिहेव करो, अपने भाई का ख्याल रखो और मेरे भाई की हेल्प करो तुम्हारे भाई को ठीक करने में। इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहता है। जब वांग जी ठीक हो जाएगा तो वो खुद सिचन को घर छोड़ कर आएगा, लेकिन इस बारे में सिचन को अपने अंकल को, अपने फादर को नहीं बताना है। सिचन इस बात पर एग्री कर गया था और उसे थोड़ा ठीक ठाक लगा। जियांग चेंग जिसने कहा था कि वो दोनों एक ही कमरे में रहेंगे पर उनके बीच में कोई हस्बैंड वाला रिलेशनशिप नहीं है, तो जियांग चेंग को सचिन को इतना ख्याल रखना है कि बाहर किसी को पता ना चले, उसके घर में भी किसी को ना बताए कि वो दोनों कैसे रह रहे हैं, पर वो दोनों दोस्त हैं, ठीक है। इस बात पर सचिन ने हाँ भर दी थी और उसके बाद जियांग चेंग ने उसके बीच में एक दीवार सी खड़ी कर दी थी पिलोस की, उसके बेड के बीच में, और कहा था ये वाला एरिया सचिन का है और ये वाला एरिया जियांग चेंग का है। सचिन अब बस ये सोच रहा है कि क्यों ये दोनों भाई उसकी इतनी मदद कर रहे हैं, क्यों उसके गगा की इतनी हेल्प कर रहे हैं, उनकी कंपनी को भी डूबने से बचा लिया और उन दोनों से शादी भी कर ली। जबकि सचिन को उसके अंकल ने बताया था कि अब राइवल्स उन्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनकी कंपनी डूब नहीं रही है बल्कि फिर से उनकी पोजीशन वापस लेने लगी है। इसके चलते राइवल्स उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। सचिन जो कि इतना छोटा सा बच्चा मासूम सा है उनका, उसके साथ पता नहीं क्या करेंगे, और वांग जी जिसकी हालत पहले से ही खराब है उसका और पता नहीं क्या होगा। लेकिन दोनों ने उनसे शादी करके उन दोनों को ही सेव कर लिया एक तरीके से। तो सचिन इस बारे में ही सोच रहा था, तब उसे आवाज़ आती है, सचिन। वो अपने पास में खड़े जियांग वुशान को देखता है, कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप अंदर नहीं है अपने कमरे में? वुशान जो पूछता है, और मुझे अंदर क्यों होना चाहिए बताओगे? सचिन जो अपना सर नीचे झुका लेता है। वुशान को सचिन पहले से ही बहुत अच्छा लगता है, पर सचिन ना उससे पहले बात नहीं किया करता था। वुशान को समझ नहीं आता कि क्यों सचिन उससे बात नहीं किया करता था जब वो विंग था तब। खैर अभी वुशान जो पूछता है, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा ब्रदर इन लो था कैसा इंसान? मैंने सुना है वो बहुत घटिया किस्म का इंसान था, उसके कई लोगों के साथ अफेयर्स थे, और मुझे तो इतना भी पता है कि उसे खाना बनाना नहीं आता था। इसके अलावा वो बस बिजनेस में घुसा रहता था, तुम्हारे ब्रदर को टाइम नहीं देता था, है ना? तभी सचिन तुरंत बोलता है, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था।
मेरे ब्रदर इन लॉ तो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही शांत किस्म के इंसान थे। बिजनेस की स्ट्रेटजीज उनकी हमेशा बहुत अच्छी होती थी, और हमेशा ना वो गगा को शायद राय भी दिया करते थे बिजनेस रिगार्डिंग, उनकी हेल्प किया करते थे। इतना बड़ा बिजनेस संभालने के बावजूद भी वो गगा के लिए खाना बनाते थे, उनका ख्याल रखते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे। पर पता नहीं क्यों गगा उनसे कुछ बोल नहीं पाते थे। पता नहीं क्यों ब्रदर इन लॉ भी मेरे गगा से कुछ नहीं बोलते थे, वो तो चुपचाप अपनी ज़िंदगी बिताते थे। गगा के साथ तो बहुत अच्छा था मेरा ब्रदर इन लॉ, पर मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ बहुत बुरा हुआ। फुशियान पूछता है, बुरा हुआ मतलब? सिजन बताता है, मेरे घर वाले ना बहुत बुरे हैं। मेरे बाबा के अलावा मेरे ब्रदर इन लॉ को कोई पसंद नहीं करता था। इसलिए पता है क्या हुआ, मेरी जो गगा की जेजे है ना, उन्होंने बहुत बुरा किया। वो हमेशा मेरे ब्रदर इन लॉ को मारती पीटती थी। इसके बाद सचिन उसे सब कुछ बताता है जो कि विंग के साथ हुआ था, जो कि विंग को पहले से पसंद पता है। इसके अलावा सचिन ने जो एक और चीज़ बताई जो कि विंग को नहीं पता थी, वो ये थी कि जिजे उसके गगा को पसंद करती थी। भले उनके बीच में ब्लड रिलेशन था, तब भी उसकी जिजे वांगजी को पसंद करती थी, और वांगजी की शादी विंग से हो गई थी, इसीलिए विंग को वो नापसंद करती थी, क्योंकि जिजे का ऐसा मानना था कि वांगजी सिर्फ उसका हो सकता है और किसी और का नहीं। इसके अलावा उसकी जिजे एक अमीर इंसान को भी पटा के रखी थी, उसे शादी करने के लिए उसे परेशान करती थी, उसकी फैमिली के नाक में दम किया हुआ था। और इसके चलते ना उस इंसान ने जब जिजे से ब्रेकअप करने की कोशिश की 6 महीने पहले, तो जिजे ने उसे कार एक्सीडेंट में मरवा दिया। और ऐसा दिखाया जैसे कि वो बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन वो एक प्लानिंग थी उनकी, और मैं कुछ कर नहीं पाया इसमें, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मुझे तो ये तक नहीं पता है कि वो डेट कैसे कर रही थी, क्योंकि उनकी डेटिंग जो थी ना वो लोग छुप छुप के कर रहे थे, प्राइवेटली डेट कर रहे थे, किसी को बता नहीं रहे थे। वेंगा भी बस हैरान था कि क्या ये भी एक रीज़न था उसे हिट करने का। तभी स्टेन बोलता है, इसके अलावा पता है मेरे ब्रदर इन लॉ का एक भाई भी है, जाओ चेंग, वो भी उन्हें पसंद नहीं करता था। वो बहुत घटिया किस्म का इंसान था, वो हमेशा आए दिन लड़कियां बदलता था। जिज्जे और उसने एक साथ कितना कुछ किया हुआ था, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है। इसके अलावा वो दोनों प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे लान कॉपरेशन और वी कॉपरेशन दोनों को हड़प लिया जाए। इसके चलते ना मेरे जीजा ने कहा था कि वी गगा को मार दे, और वो यही किया। उनका उनके साथ बहुत गलत किया। सबको लगता है उनकी डेथ एक्सीडेंट में हुई थी, पर ऐसा नहीं था। उन्होंने उन दोनों का साथ में एक्सीडेंट करवाया था, मेरे वी गगा का और उस लड़के का जिसके साथ वो डेट कर रही थी। उसमें पता नहीं वो लड़का कौन था, कहाँ गया, पता नहीं, लेकिन हाँ वी गगा की ज़रूर डेड बॉडी मिली हमें, जिसमें उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद इसके बाद इसके बाद क्या? जजन रुक गया था, उसने कहा इसके बाद क्या? कुछ नहीं, सब ठीक हो गया। अब मेरे काका मेंटली पागल हो गए हैं, और क्या होगा? सचिन कुछ तो छिपा रहा है, ये वुशियान देख पा रहा है उसकी आंखों में, लेकिन क्या छिपा रहा है? वुशियान से पकड़ता हुआ बोलता है, सचिन हमने तुम्हारी मदद की है, भूलो मत, मैं तुम्हारी आगे भी मदद कर सकता हूँ। तो बताओ क्या बात है? तुम मुझे बताओगे तो हो सकता है मैं तुम्हारी और हेल्प करूँ। तब सचिन जो सोचता है और बोलता है, आप सच में हेल्प करोगे? वुशियान बोलता है, हाँ तुम विश्वास करो, तुमने देखा नहीं अब तक मैंने तुम्हारी हेल्प की है। मैंने जानबूझकर ही तो लैंड कॉर्पोरेशन के शेयर्स को बढ़ाया है, और तुम दोनों भाइयों को यहाँ लेकर आया हूँ ताकि तुम सेफ रहो। अब बताओ क्या बात है? सचिन कुछ देर सोचता है, लेकिन उसे इस इंसान से ना बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी, तो सचिन अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोलता है, वी गगा का एक्सीडेंट हुआ था, तब हमने देखा था कि वी गगा जिंदा है। वुशियान के पैरों तले तो अब जमीन ही खिसक चुकी थी। उसने कहा, वो जिंदा है? वो जिंदा है अभी भी? सचिन जिसने अपना सर हाँ में हिलाया। बेचारा वुशियान जो अपने पैरों तले मतलब कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा था, वो हैरान था। वो तो यहाँ है, तो जो इंसान जिंदा है क्या वो वुशियान है? क्या वुशियान की सोल उसकी बॉडी में और उसकी सोल वुशियान की बॉडी में है? बेचारा विंग जो बस हैरान होकर के ना सचिन को देखे जा रहा था। सचिन जिसने कहा, और ये बात पापा को नहीं पता है, सिर्फ मुझे पता है, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। तो वहीं पे ना
एक लड़के की बॉडी पड़ी हुई थी, तो मैंने बस उस बॉडी को गगा की बॉडी से रिप्लेस कर दिया। उस बॉडी का तो चेहरा भी पूरी तरीके से बर्न हो चुका था, वो बहुत बुरी हालत में थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे रख दूँ और गगा को बचा लूँ। तो मैं गगा को लेके आया वहाँ से। विशान पूछता है वो भी कहाँ है। सजन बोलता है अभी अभी मैंने उन्हें मेरे घर पे रखा है, मतलब जहाँ मैं और बाबा पहले रहते थे वहाँ पर एक चौल है, वहाँ रखा है मैंने। किसी को नहीं बताया और मैंने चुपचाप से रखा है। अगर मैं किसी को बताता तो पता नहीं वो क्या करते। सचैन की इतनी भोली भोली बातें सुनकर ना विंग को तो हैरानी हो रही थी। मतलब जिस इंसान को विंग सोचता था कि इसे उससे कोई लेना देना नहीं है, उसी इंसान ने विंग को बचाया है। विंग की बॉडी अभी सेफ है। विंग को तो लग रहा था कि उसकी बॉडी कब की दफना दी गई है, पर ऐसा नहीं था। अभी विशान एक पल नहीं रुक सकता। उसने कहा हमें उस बॉडी को यहाँ लेके आना होगा, मेरा मतलब विंग को यहाँ लेकर आना होगा। विंग वहाँ खतरे में है, तुम समझ रहे हो ना सचिन। सचिन जिसने कहा हाँ समझ रहा हूँ, पर क्या हम उन्हें यहाँ ला सकते हैं। तभी विशान बोलता है बिल्कुल ला सकते हैं, तुम्हारा भाई सही हो सकता है उस चीज़ से। चलो चलो जल्दी चलते हैं। विशान रातों रात सचिन को लेकर निकल गया था। उसने घर पर अपनी मॉम को जगा कर इतना बताया था कि वो बस कुछ टाइम में आ रहा है और वो अपने ब्रदर इन लॉ को अपने साथ ले जा रहा है। इसके बाद सचिन और विशान वहाँ से निकल गए थे। दूसरी तरफ इस दिन से 2 दिन बीत चुके थे। विशान वापस नहीं आया था, ना ही जियांग फैमिली से कोई कांटेक्ट किया था, और वांग जी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। इसलिए सब लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या ही होगा वहाँ पर। दूसरी तरफ विंग की जो बॉडी विशान की बॉडी में जो विंग है वो सचिन के साथ में उस जगह पर पहुंच गया था। वहाँ उस जगह पर जाकर ना विशान को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसके पैर डगमगा रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल गिर जाएगा, उसे चलते नहीं बनेगा। सचिन उसे सहारा दे रहा था। उसने कहा क्या हुआ आपको। विशान जिसने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, जल्दी चलो, मुझे लगता है तुम्हारे घर पे जाके आराम करेंगे। वो दोनों सचिन के घर पे पहुंच गए थे। वहाँ पहुंचकर अब तो और विंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी जान निकलने को आई है। विशान बोलता है कहाँ है विंग। विंग को वो देखता है अपने सामने, और वो जो देखता है ना, उसे देखने के बाद तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो तो अपने आप को देख पा रहा है, इसके अलावा वो तो वुशियान की सोल जो कि विंग के बिल्कुल ऊपर, उसके ऊपर बैठी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है और बहुत ज़्यादा भयानक लग रही है। वो उसे भी देख पा रहा है और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन फिर भी विंग उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है मेरी बात सुनो, मैंने ये नहीं किया है। लेकिन वुशियान की सोल बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। विंग जब अपनी बॉडी को टच करता है तो वो वहीं बेहोश हो जाता है, और सचिन जो हैरान हो गया था। वुशियान की सोल अपनी बॉडी में वापस जाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जा नहीं पा रही थी। और विंग की सोल वुशियान की बॉडी से निकलने की कोशिश कर रही थी, वो निकल नहीं पा रही थी। वो दोनों इसी प्रोसेस में अटक गए थे। कुछ तो चीज़ है जिसकी वजह से वो दोनों यहाँ अटके हुए हैं। उनकी डेथ का टाइम अभी करीब नहीं आया है। दोनों जिंदा हैं और दोनों अभी सांस ले रहे हैं, दोनों बॉडी जिंदा है, पर वो अपनी अपनी सोल एक दूसरे की बॉडी में जा नहीं पा रही हैं। पता नहीं क्या हुआ है। दूसरी तरफ सचिन को इतना टाइम हो चुका था वहाँ से निकले हुए, तो जियांग चेंग अब और एक पल रुकता नहीं है, बल्कि वो उनकी लोकेशन सर्च करता है और उसे मिलती भी है। तो वो वहाँ पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो सचिन को वहीं बेहोश पाता है। इसके अलावा वो वहाँ पर एक लड़के को वहीं बेड पर पड़ा पाता है। इसके अलावा वो अपने भाई को उस लड़के के हाथ को पकड़े हुए बैठे पाता है, जो कि बिल्कुल हिल नहीं रहा है। सचिन जियांग चेंग जो उन तीनों को वापस ले आता है, क्योंकि अब वो उन्हें वहाँ नहीं छोड़ सकता। वो उन तीनों को घर लेकर आया था। घर पे ही उन तीनों का इलाज चल रहा था। जियांग चेंग जो कि कुछ देर में होश में आ गया था, फिर उसने सारी बात बताई थी, और ये भी कि उसके भाई, उसके ब्रदर इन लोगों का कैसे एक्सीडेंट हुआ, उसने कैसे बचाया, सब कुछ उसने बता दिया था साफ साफ। तब जाकर जियांग चेंग को समझ आया कि विशन उसे लेने के लिए गया था, लेकिन क्यों। विशन को क्या ही पड़ी है। खैर अभी वो बस अपने भाई को ठीक देखना चाहता है। वांग जी जो कि वहीं था, उसे कुछ अलग महसूस हो रहा था अभी, तो वो अपने कमरे से निकल के आया और वहीं आ गया जहाँ पर उन दोनों को रखा गया है, वुशियान को और विंग को। वहाँ आकर जब वो विंग को देखता है तो तुरंत विंग के पास भागते हुए जाता है, कहता है वी तुम आ गए। मैंने कहा था मेरा वी बिल्कुल सही है, कोई मेरी बात मानता ही नहीं है। विंग तुम ठीक तो हो ना। वी विंग को वो बार बार हिला रहा था। तब हम देखते हैं कि विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो सामने एक अनजान शख्स को पाता है। उसे देखकर वो एकदम हट जाता है और कहता है कौन हो तुम, मेरे पास क्यों आए हो। वो इंसान बिल्कुल दूर हट जाता है।
वांग जी से। वांग जी विंग को देख रहा था। वो कहता है, विंग तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा वांग जी, तुम्हारा तुम्हारा लंजा, तुम कैसे मुझे भूल सकते हो। ऐसा बोलते हुए वांग जी रोने लगा था। ऐसा लगता है कि उसकी मेंटल स्टेट धीरे धीरे संभल रही है, क्योंकि उसने विंग को जो देख लिया है। अभी खैर जियांग चिंग बस उन सबको देख रहा था। अब इसके बाद हम सीन देखते हैं कुछ देर बाद का, जहाँ पर वांग जी तो सो चुका था क्योंकि वो अभी भी ठीक नहीं है, और वहाँ पर विंग और वुशन दोनों जाग चुके थे। लेकिन अभी भी उन दोनों की सोल एक दूसरे की बॉडी में थी। तो विंग जो वुशन की बॉडी में था वो सारी सच्चाई बता देता है। इसके बाद फैमिली बस देखे जा रही थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था उनके कानों ने जो सुना उसके ऊपर। विंग ये भी बताता है कि उसकी डेथ आखिर कैसे हुई थी, उसे याद आ गया है। असल में उस रात जब वो घर पे डिनर बना चुका था, तब जेजे उसके पास आई थी और उसने उसे बताया था कि वांग जी का एक्सीडेंट हो गया है, और इसलिए विंग वहाँ गया था उसे देखने के लिए। विंग जो कि खुद कार ड्राइव करके गया था। दूसरी तरफ वांग लिनजाओ ने वांग जी को वुशियान को कार में बिठाया था और कहा था कि वो उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती है। वुशियान नहीं जाना चाहता था, लेकिन वांग लिनजाओ जिसने उसे मरने की धमकी दी। वांग लिनजाओ के साथ पास ना वुशियान के साथ और उसके साथ में कुछ इंटीमेट पिक्चर्स थी, जो कि एक तरीके से सही नहीं थी। वो वुशियान की एक तरीके से ऐसी हालत में ली गई थी जब वुशियान ड्रंक था, तो उसे खुद याद नहीं था, लेकिन वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन खराब होते हुए नहीं देख सकता था। और वो एक डॉक्टर है, वो किसी को मरते हुए भी नहीं देख सकता था। वांग लिनजाओ जिसने साफ साफ कहा था अगर वुशियान उसके साथ नहीं रहेगा तो वो मर जाएगी, और वुशियान उस टाइम पे डर गया था, इसलिए वो उसके साथ रह रहा था। वो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता था, बल्कि वो डर की वजह से रह रहा था। उस दिन भी वांग लिनजाओ उसे ले गई थी ऐसे ही, और उसका एक्सीडेंट करवा दिया था। वो उसे ले तो गई थी, उसका ब्रेक फेल कर दिया था, और इसके बाद वो बीच में ही कूद गई थी, और उसने उन दोनों गाड़ियों को एक साथ भिड़ते हुए देखा था, जहाँ पर विंग उस तरफ से आ रहा था और यहाँ से वुशियान जा रहा था। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं, वांग लिनजाओ और जेजे दोनों एक ही लड़की है। उसने दोनों के साथ ऐसा कांड किया है, वो बहुत ख़राब लड़की है। यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होती है। अभी हम सारी कहानी समझ चुके हैं। वांग जी होश में आता है, उसका इलाज करवाया जाता है, और वांग जी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तब उसे बताया जाता है कि विंग ठीक है, लेकिन हाँ उसकी बॉडी बदल गई है। वो अभी अपनी असल बॉडी में नहीं है, बल्कि वो वुशियान की बॉडी में है, और वुशियान विंग की बॉडी में है। और वो लोग अभी साथ में ही रह रहे थे। अंकल चिरेन को भी सारी सच्चाई बता दी गई थी। इसके अलावा जो झाओचेंग है उसे जेल हो गई थी, क्योंकि उसने बहुत बुरा किया है। जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है वो कर दिया गया था, और इसमें विंग ने ही अपना जो है स्टेटमेंट दिया था। मतलब वुशियान जो विंग की बॉडी में, उसने अपना स्टेटमेंट दिया था, और वो बहुत बोल्डली ये सब बोल रहा था। इसके अलावा विंग जो वुशियान की बॉडी में है वो बिजनेस संभाल रहा था जांग फैमिली का, क्योंकि अभी वो दोनों की बॉडी स्विच हो चुकी है। वो क्या कर सकते हैं, जिसके पास बिजनेस की नॉलेज है वही तो संभालेगा। वो और लान फैमिली का बिजनेस भी संभाल रहा था। सचिन को भी जियांग चिंग से प्यार हो गया था। जियांग चिंग को भी सचिन पसंद था, सच में उसे अब अच्छा लग रहा था जियांग चिंग के साथ रहते रहते। बेचारा बस अब कोई सिंगल था तो वो था हमारा वुशियान, जो कि एकदम सिंगल है। खैर अभी उन दोनों के बीच पे रिसर्च हो रही थी थोड़ी थोड़ी, कि उनकी बॉडी में जो सोल है उन्हें पहले जैसे कैसे स्विच किया जाए। तब एक दिन वो तीनों, मतलब वांग जी, विंग और वुशियान तीनों घूमने गए थे, क्योंकि वुशियान और वांग जी भी बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं। विंग और वुशियान तो पहले से बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी वो लोग बस घूम रहे थे, और ऐसे घूमते घूमते वो लोग एक ब्रिज पर पहुंचे, जहाँ पर पहले विंग और वुशियान का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ जाते रहते दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो कि उन्होंने वांग जी को नहीं बताया है। जब कार उस ब्रिज से होते हुए उस लोकेशन पर पहुंचे जहाँ पर उन दोनों की कार एक दूसरे से टकराई थी, वहाँ पर दोनों एक साथ गेट खोलते हैं और जंप कर जाते हैं नदी के दोनों किनारों पर, क्योंकि वो एक ब्रिज था। वो दोनों जंप कर चुके थे, और वांग जी बस देखता रह गया। उसने कार रोकी और जोर से चिल्लाया, विंग, लेकिन देर हो चुकी थी। बाद में वो सबको फ़ोन लगा के बुलाता है और विंग को पागलों की तरह ढूंढता है। कुछ टाइम बाद उसे विंग और भूषण दोनों नदी के किनारे मिलते हैं। उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, इलाज करवाया जाता है। जब दोनों होश में आते हैं तो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि दोनों की सोल फिर से एक्सचेंज हो चुकी थी, दोनों अपनी अपनी बॉडी में। यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं 1 साल बाद का सीन, जहाँ पर लान जो मेंशन है वहाँ पर लान सिचेन जो बस बैठा हुआ था अपने सोफे पर, मुंह फुला के बैठा हुआ था और बोल रहा था, तुम कितने बुरे हो ना, मेरे लिए गिफ्ट भी नहीं ला सकते। ब्रदर इन लॉ के लिए देखो मेरा गावा कितने सारे गिफ्ट लेकर आता है, लगभग रोज के रोज कुछ ना कुछ लेकर आता है, और
तुम हफ्ते में एक गिफ्ट भी मुझे नहीं लेकर आ सकते? क्या मैं हफ्ते में एक गिफ्ट भी डिजर्व नहीं करता? तुम कितने बुरे हो। तभी जियांग चेंग वहाँ आता है और बोलता है, बाबे मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे जब मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं आ पाया, मैं भूल गया था, बाबे मुझे माफ़ कर दो ना। ऐसा बोलते हुए जियांग चेंग, जिसने अपने कानों को पकड़ लिया लेकिन सिचन मानने वाला नहीं था, सिचन जिसने मुंह बनाया और कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम मेरे लिए अभी गिफ्ट लेकर आओ या तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तभी जियांग चेंग अपने हाथ फैलाते हुए बोलता है, क्या ये गिफ्ट तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? मैं पूरा का पूरा तुम्हारे लिए गिफ्ट में हूँ ना, तुम जो चाहे मेरे साथ कर लो, पर बाबे मुझसे नाराज़ मत हो। तभी सिचन थोड़ा सा तेजी स्माइल करते हुए बोलता है, जो चाहे करूँ। जियांग चेंग तो थोड़ा अकलाते हुए बोलता है, हाँ जो चाहे करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा गिफ्ट हूँ। ऐसा जब जियांग चेंग बोलता है ना तो सिचन उसे बेड पर पटक देता है, मतलब सोफे पर पटक देता है और बोलता है, तो ठीक है, अब मैं जो चाहे वो करूँगा तुम्हारे साथ और तुम एक शब्द नहीं बोल सकते। जियांग चेंग तो बेचारा गल्प कर रहा था, पता नहीं ये लिटिल शैतान उसके साथ क्या करेगा। अब तो वो गया। तभी कोई हंसते हुए बोलता है, लगता है मेरा ब्रदर इन लॉ मुसीबत में पड़ गया है। तभी जियांग चेंग वहाँ देखता है जहाँ से विंग अपने बैली को पकड़ते हुए निकल रहा था, क्योंकि उसकी बैली काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। वो 5th मंथ प्रेग्नेंट है और वो खुश है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा खुश है। उसके पीछे पीछे वांग जी आ रहा था दुम हिलाते हुए। ऐसा होता है ना कोई लॉस्ट पपी अपने मालिक के पीछे पीछे चलता है, वैसा वांग जी दिख रहा था। वांग जी विंग को पकड़ता बोलता है, वी ऐसे मत चलो बेबी, तुम गिर जाओगे। विंग बोलता है, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगे हो, पहले तुम मुझसे बात ही नहीं करते थे और अभी ये ज़्यादा बोलता है। खैर विंग तो बेवजह गुस्सा हो जाया करता है और वांग जी को इस चीज़ की आदत हो चुकी है। तभी कोई और इंसान आता है, बोलता है, वेल मेरी संगति का असर है। क्यों विंग? वुशियान आया था। विंग उसे देखता है, बोलता है, वुशियान तुम? वुशियान बोलता है, मैं और कौन? वेल तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, अगर जानना चाहो तो। बाकी सब लोग उसे शांति से ना देखने लगे थे कि बताओ क्या सरप्राइज़ है। वुशियान बोलता है, तुम लोगों की मैरिड लाइफ को देखकर मुझे बहुत जलन होती है, लिटरली। अब तो जेजे ने भी शादी कर ली है, जे भी अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है और प्रेगनेंसी टेस्ट भी करा करके उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट दे दिया है। मैं क्यों सिंगल बैठा रहूँ? तो मैं भी किसी को लेकर आया हूँ। वो एक डॉक्टर है और मुझे बहुत पहले से उस पर क्रश था और अभी मैं उससे शादी भी करने वाला हूँ। जब वुशियान ये बताता है ना तो सब लोग उसे देखने लगते हैं कि कौन है बताओ। विंग बोलता है, कौन है वो, मुझे भी बताओ, क्या वो हैंडसम है? वांग जी विंग को पकड़ता है, बोलता है, हैंडसम हो तो अभी क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा हस्बैंड इतना हैंडसम है, उसे देखो। विंग मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम ओल्ड हो चुके हो, बोरिंग है, कुछ नया टेस्ट करूँगा मैं अब। और ये सोच कर ना वांग जी के तो रोंगटे खड़े हो जाते, बोलता है विंग, और विंग हंसने लगता है। वुशियान को भी समझ आ रहा है कि विंग बस टीज कर रहा है अपने हस्बैंड को। वुशियान बोलता है, तो रुको, अंदर आ जाओ, अगर अंदर नहीं आए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी कोई अंदर आता है, बोलता है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे छोड़ सको? वहाँ से कोई तो अंदर आया था, जैसे सब लोग देख रहे थे। वो इंसान सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, सबको बहुत पसंद आया वो इंसान। अंदर आता है और बोलता है, हेलो मिस्टर लान, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। मिस्टर वी, आपसे भी मिलकर खुशी हुई, मैं आपके फ्यूनरल में आया था। विंग ये सुनता है ना तो वो थोड़ा एम्बेरस फील करता है और वांग जी गुस्सा हो जाता है, बोलता है, ये कोई मैनर होता है बात करने का, तुम किसे पकड़ के लेके आए हो? वुशियान देखो ये क्या बात कर रहा है। वुशियान बोलता है, उसे टीज करना बंद करोगे तुम अब? वो बस मजाक कर रहा था। वेल सच तो यही है कि वो सच में विंग के फ्यूनरल में आया था और उसने विंग को पहली बार वहीं देखा था, या कहूँ मुझे जब उसने यहाँ देखा था ना और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मुझे सच बताना है, मैं विंग हूँ, आई मीन मेरी बॉडी में जो विंग था उसने बोला था, तब ये मुझे देख रहा था और सच कहूँ ना तो इसे हैरानी हुई थी ये देखकर। तभी वो इंसान बोलता है, मैं सच में शॉक में था, मैं तो सोच कर ही परेशान था कि वुशियान यहाँ क्या कर रहा है। पर खैर वुशियान अब ठीक है और मैं वुशियान से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उसी दिन रियलाइज़ भी हुआ था। थैंक्स विंग। विंग जो कहता है, यू मेंशन नॉट, मैं सबका भला करता हूँ। वो इंसान हंसने लगता है। तब विंग बोलता है, पर तुमने इसका नाम तो बताया नहीं। तभी वुशियान बताता है, इसका नाम लांझा है और ये मेरे साथ ही डॉक्टर है, मेरा सीनियर डॉक्टर है, पर हाँ मेरा क्रश भी है, इसने मुझे ट्रेनिंग भी दी है और अभी हम दोनों साथ में एक हॉस्पिटल खोलने के बारे में सोच रहे हैं। विंग बोलता है, नाइस आइडिया, मेरी डिलीवरी तुम दोनों ही करना। तभी वांग जी बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं वुशियान पर ट्रस्ट कर सकता हूँ पर उसके होने वाले हस्बैंड पर बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे लिए कोई फीमेल डॉक्टर लेकर आऊँगा। विंग तुरंत बोलता है। वुशियान भी बोलता है, बिल्कुल नहीं, और दोनों एक साथ हंसने लगते हैं और इसी एक
खुशी वाले माहौल के साथ हम इस एफएफ को एंड करते हैं। और हाँ, अब ये मत बोलना कि क्या यहाँ पर वी फैमिली को सज़ा नहीं मिली। वी फैमिली को सज़ा मिली है। उनका जो प्यारा प्यारा बेटा है झाओ चेंग, जो कि हमेशा के लिए जेल में जा चुका है, वो कभी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि वांग जी की पावर, लान फैमिली की पावर यहाँ पर है। इसके अलावा जांग भी तो है जो उसे बाहर नहीं निकलने देंगे, जांग भी उसे नहीं निकलने देंगे। इसके अलावा जो जज है या कहें वांग लिनजाओ, वो खुद भी फंस चुकी है, वो अब नहीं निकल के आएगी जेल से कभी बाहर। और रियलिटी में तो हम बस जेल में ही डाल सकते हैं, मार नहीं सकते ना किसी को। खैर, इसके अलावा वी फैमिली को सजा मिल चुकी है और लान फैमिली में कोई ज़्यादा है नहीं। वांग जी के पेरेंट्स जो थे वो अब्रॉड जा चुके हैं, उन्हें अपनी फैमिली से कोई मतलब ही नहीं है, उनका कोई लेना देना ही नहीं है, और बाकी सब लोग बिल्कुल हैप्पी हैं, एकदम हैप्पी से फैमिली। खैर, इसी हैप्पी फैमिली को हम लेकर के इस एफएफ को एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वन शॉट एफएफ में। तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय। अपना क्या रखना, बाय बाय।